हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 3 है और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मतलब पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक देखेंगे जो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक देखेंगे जो कहीं ना कहीं बहुत वास्ट है और इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस हमको देखने को मिलेगी। पर बिल्कुल एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड कवर करते हुए बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से हम ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर देंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। बाकी अपन एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर ही रहेंगे ताकि नीट 2025 में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो बिल्कुल आसानी से आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा अगर आप इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखते हो। तो ज्यादा बातें ना करते हुए करते अपना आज का लेक्चर स्टार्ट। तो ये मैंने हेडिंग डाल दी सर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो जब हमको एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है ना, तो यहां पर टोटल हमको 4 फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट, फिर पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट, फिर देखेंगे सॉल्युबिलिटी और लास्ट में अपन देखेंगे ऑर्डर। मतलब ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मैंने पढ़ ली तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का ये जो टॉपिक है ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो यहां पर हमको एल्डिहाइड एंड कीटोन की फिजिकल स्टेट के बारे में बात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्डिहाइड की। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर होता है ना, एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर कौन होता है? फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। ठीक है, इसमें एक कार्बन है तो इसको मैं मिथेनॉल भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर होता है फॉर्मेल्डिहाइड, वो तेरा कौन सी स्टेट में पाया जाता है सर? गैसियस स्टेट में। कौन से? गैसियस स्टेट में, ये लिख दिया मैंने गैस। ठीक है, फिर एल्डिहाइड का आया सेकंड मेंबर कौन आता है सर? एसेट एल्डिहाइड, CH3CHO। इसमें 2 कार्बन है तो इसको मैं इथेनॉल भी बोल सकता हूं। ठीक है, और ये तेरा पाया जाएगा सर वोलेटाइल लिक्विड की स्टेट में। कौन सी लिक्विड में? वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है सर, फिर अपन बात करते हैं हायर एल्डिहाइड। मतलब जो हमारे हायर एल्डिहाइड है जिनमें कार्बन की संख्या क्या ज्यादा है ना, वो तेरे पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड गैसेस स्टेट में, एसेटल्डिहाइड वोलेटाइल लिक्विड स्टेट में, और जो हायर एल्डिहाइड्स होते हैं वो पाए जाएंगे सर सॉलिड स्टेट में। मतलब सर मैं बोल सकता हूं कि जो एल्डिहाइड होता है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर कीटोन की। ठीक है, तो अगर मेरा जो कीटोन है ना, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? RCOR। अगर मेरा जो कीटोन है उसमें ना 13 कार्बन तक के कार्बन है, मतलब मैक्सिमम उसमें 13 तक कार्बन है। मतलब 13 से कम कार्बन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर 13 से ज्यादा कार्बन नहीं होने चाहिए। मतलब अगर मैं कोई ऐसा कीटोन ले लूं जिसमें मैक्सिमम 13 कार्बन तक हो, ठीक है, तो वो तेरा वोलेटाइल लिक्विड की स्टेट में होगा। पर अगर जिस दिन तेरे कीटोन में 13 कार्बन से ज्यादा कार्बन आ जाए ना, उस दिन तूने बोलना है कि ये तेरा कहीं ना कहीं सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, तो वही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है। अगर कीटोन में 13 कार्बन तक के कार्बन है तो मैं वोलेटाइल लिक्विड की स्टेट में उसको रखूंगा, और अगर कीटोन में 13 कार्बन से ज्यादा कार्बन आ जाएंगे मैं बोल दूंगा कि ये कहीं ना कहीं सॉलिड स्टेट में कीटोन पाया जाएगा। ठीक है, और ये जब मैं बात कर रहा हूँ कि ये अपना गैसेस स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में, तो जब मैं ये फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो ये बात मैं कर रहा हूँ रूम टेम्परेचर पे। ये बात मैं कम कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ। सर रूम टेम्परेचर कितना होता है? मान के चल कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आ गई बात? सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये वोलेटाइल लिक्विड क्या हुआ। अब देख, वोलेटाइल का मतलब होता है वेपर बन जाना या फिर इवेपोरेट हो जाना। ठीक है, तो अगर तेरा जो लिक्विड है ना वो अगर रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो रहा है यानी इवेपोरेट हो रहा है ना, तो तूने बोलना है इसको बोलते हैं अपन वोलेटाइल लिक्विड। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये मैंने फिजिकल स्टेट के बारे में बात करी एल्डिहाइड एंड कीटोन की। एल्डिहाइड तो मैंने देखा कि तीनों स्टेट में पाए जा रहे हैं, गैस में भी पाया गया, लिक्विड में भी पाया गया और सॉलिड में भी पाया गया। पर जब मैं कीटोन के बारे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पर जो गैस वाला स्टेट है वो क्या है सर? गायब है। या तो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा या तो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, और लिक्विड स्टेट भी कैसी? वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए और आप कोशिश करो कि साथ साथ मेरे साथ साथ ही इसको कहीं ना कहीं याद करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो थ्योरेटिकल चीजें हैं ये हमको यहाँ पर साथ साथ ही याद करनी है। बिल्कुल आप अपना जो माइंड है ना वो यहीं पे कंसंट्रेट करते हुए मेरे साथ साथ इसको याद करने की कोशिश करो, और बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
और जब आप ये पढ़ोगे उसके बाद आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी मुश्किल है और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आसान है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से अपन केमिस्ट्री को वर्ल्ड टू वर्ल्ड बिल्कुल उसको खोल रहे हैं और उसके सारे धागे खोल रहे हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी जो केमिस्ट्री की है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासकर, तो उसको बिल्कुल जो कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी हमको लगती थी आज तक, वो हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से उसको पूरा पोस्टमार्टम उसका कर रहे हैं और आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले वो पढ़ना है, उसके साथ साथ मैं आपको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के पेजेस लिंक करा के देता हूँ, फिर आपको उसकी रीडिंग भी करनी है, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अब हम लेते हैं अपनी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ठीक है। अब देख, मैं हर चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि सर अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता था। ठीक है, पर अगर आइसोमर आ गए, यानी ऐसे लोग आ गए जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या सेम है, तो हम क्या देखते थे सर, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली रिलेशन टू ब्रांचिंग। फिर हम देखते थे कि अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता था, मतलब इनवर्सली रिलेशन होता था ब्रांचिंग के साथ। ठीक है, फिर हमने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला चैप्टर पढ़ा। वहां पर हमने एक नई चीज देखी थी, अगर मॉलिक्यूलर मास क्या हो, कंपेरेबल हो, मतलब आसपास मॉलिक्यूलर मास हो, किसी का 58 हो, किसी का 59, किसी का 60, मतलब मॉलिक्यूलर मास अगर बहुत पास पास हो, तब हम क्या देखते थे, हमने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में देखा था कि जो अल्कोहल है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सक्लूसिवली बहुत ज्यादा हो जाता था। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अल्कोहल है ना, ये लिखा मैंने अल्कोहल ROH, तो यहाँ पर देख हाइड्रोजन किसके साथ प्रेजेंट है सर, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है। यहाँ पर होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया हमारा। तो कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉयल करने के लिए, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट अपना बहुत ज्यादा लगने वाला है। ठीक है सर, तो यहाँ पर अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है अपना कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें कौन आ गए अपने, एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो अल्कोहल का तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये मुझे क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर में अच्छे से देखा हुआ है। ठीक है, अब सर एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या सीन होता है, देख एल्डिहाइड एंड कीटोन अपने क्या है सर, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। और इनको कार्बोनिल कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये देख, ये बॉन्ड जो हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया मान ले सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो हमको पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड अगर वीक बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है सर, तो पाई बॉन्ड आसानी से टूट गया, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और कार्बन पे प्लस चार्ज। मतलब यहाँ पर देख पोलराइजेशन कितने आसानी से हो गया, पोल्स बन गया, एक जगह नेगेटिव हो गया, एक जगह पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर पोल्स बनना कितना आसान है, क्योंकि पाई बॉन्ड प्रेजेंट था, पाई बॉन्ड आसानी से टूट गया और पोल्स बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है ना, वहां पर कार्बोनिल ग्रुप में आसानी से पोल्स बन गया। तो यहाँ पर कौन सा अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। कौन सा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो ये भी अपना एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम स्ट्रॉन्ग होता है ये। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर उसके बाद आ रहा है अपना डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जो हमने किस में देखा, कार्बोनिल कंपाउंड्स में देखा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है, पर अल्कोहल से थोड़ा कम होता है। ठीक है सर, फिर अपन बात करते हैं ईथर की और एल्केन की। तो देख, ये अपना ईथर है, मिथॉक्सी इथेन, इसका मॉलिक्यूलर मास 60। ये हमारा ब्यूटेन है, एल्केन, इसका मॉलिक्यूलर मास 58। तो हमेशा ना ध्यान रखना, जब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास की बात चलेगी तो यहाँ पर जो तुम्हारा ईथर होगा उसका मास, मॉलिक्यूलर मास स्लाइटली ज्यादा होगा एल्केन से। तो यहाँ पर तुम ये वाला फंडा लगा देना कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो जो हमारा ईथर होगा उसका मॉलिक्यूलर मास एल्केन से ज्यादा है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी एल्केन से ज्यादा होगी। तो ये लिख दिया मैंने, ईथर इज ग्रेटर देन एल्केन। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट की सीक्वेंस थी जो कि आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार मैं आपको वापस बता रहा हूं, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका सर, अल्कोहल का। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आएंगे सर, कार्बोनिल कंपाउंड्स आएंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद आएगा अपना ईथर, और सबसे कम किसका होगा सर, एल्केन का होगा। ठीक है, किसका होगा, एल्केन का होगा।
ये क्या अपना कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हैं, ठीक है। ये जो चारों हम एग्जांपल ले रहे हैं ये कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, मतलब इनके जो मॉलिक्यूलर मास होंगे ना वो लगभग आसपास होंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है, देखिए सारे मॉलिक्यूलर मास लगभग आसपास ही है, किसी का 58, किसी का 59, किसी का 60, ठीक है। तो ये सब इनको बोलते हैं अपन कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है सर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, एक मैंने ले लिया प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। एक मैंने ले लिया प्रोपेनल, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। एक मैंने ले लिया एसीटोन, ये इसका स्ट्रक्चर बना दिया। एक ले लिया मैंने मिथॉक्सी इथेन, तो देख OCH3 को बोलते हैं अपन मिथॉक्सी, तो ये हो गया अपना इथेन, तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी इथेन, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, ईथर है। फिर उसके बाद मैंने एक ले लिया एन ब्यूटेन, ये ले लिया एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चारों मैंने लिए हैं ना ये कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन मेरे को पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो तुम जोर से बोलोगे कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा सर, अल्कोहल का होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सबसे ज्यादा अल्कोहल का हो जाएगा, फिर हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन का हो जाएगा, फिर हमारे ईथर का हो जाएगा, और सबसे कम किसका होता है सर, एल्केन का होता है। जो मैंने आपको यहाँ ऊपर पे पढ़ाया था वही बात मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए आपको बता दी, ठीक है सर। अब यहाँ पर टेबल आपको दे रखी है, इसमें भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी, ठीक है सर। फिर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कंक्लूजन क्या पता है कि सर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, अल्कोहल का होता है। क्यों होता है सर, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। उसके बाद आते हैं अपने कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन प्रेजेंट है। उसके बाद आता है अपना ईथर, ठीक है सर। लास्ट में आता है अपना एल्केन, ठीक है। पर जब मैं बात कर रहा हूँ कार्बोनिल कंपाउंड की, तो यहाँ पर एल्डिहाइड भी आ रहा है और कीटोन भी आ रहा है, पर एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा कहीं ना कहीं किसका होगा सर बॉइलिंग पॉइंट, तो ध्यान रखना एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन से क्या होता है, ज्यादा होता है। एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन से क्या होता है सर, ज्यादा होता है। अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये तो मुझे बात पता है कि जो एल्डिहाइड है और जो कीटोन है दोनों अपने कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों के पास क्या प्रेजेंट होगा सर, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, ये लिखा मैंने। पर फिर भी एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन से ज्यादा कैसे हो गया, तो ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो देख यहां पर मैं एक कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का एल्डिहाइड लेता हूं, जैसे ले लिया मैंने CH3 CH2, ये ले लिया मैंने प्रोपेनल, और कीटोन में ले रहा हूं कौन सा सर, एसीटोन, CH3 CO CH3। ये कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है दोनों का, ठीक है। अब ध्यान से देख मेरे भाई, ये जो CH3 लगा हुआ है और ये जो CH3 लगा हुआ है, जब मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था मैंने बताया था आपको जो CH3 ग्रुप होता है वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आई लगाता है। कौन सा, प्लस आई। तो इसमें भी प्लस आई लगा दिया और इसमें भी प्लस आई लगा दिया। और प्लस आई क्या होता है अपने पता है तुमको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अरे खुद से कॉमन सेंस की बात सोचो कि ये प्लस आई लिखा हुआ है, ये प्लस यहाँ पर क्यों आया होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए होंगे। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, अगर नेगेटिविटी भगाते रहो मतलब डोनेट करते रहो तो खुद पॉजिटिव हो जाओगे ना, तभी तो यहाँ पर खुद पॉजिटिव हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लस आई वाले होते हैं वो क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है सर। और यहाँ पर सिर्फ इधर साइड से लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब प्लस आई वाला, ठीक है। तो यहां से ना जो प्लस आई वाला होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया इस कार्बन को, ठीक है। तो देख हमको पता है जो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है इसका जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा, ऊपर माइनस चार्ज नीचे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटा, ऊपर माइनस चार्ज नीचे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। पर ये जो लगे हुए प्लस आई वाले ये तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जिस चक्कर से ये जो प्लस चार्ज कार्बन पे है वो क्या हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज है। तो प्लस आई वाले अपने माइनस भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं मतलब, तो जिसके चक्कर में यहाँ पर जो कार्बन है उसमें पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जा रहा है, वीक पड़ जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पोलैरिटी क्या हो जा रही है सर, कम हो जा रही है। पोलैरिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। यहाँ पर भी देख, यहाँ पर जो प्लस आई वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है उसका, और यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है उसमें पॉजिटिव चार्ज था, जिस चक्कर से कार्बन का जो पॉजिटिव है वो क्या हो गया, वीक हो गया। तो जो CO के बीच में पोलैरिटी है ना वो क्या हो रही है, वीक हो रही है। पर यहाँ पर ज्यादा हो रही है तो यहाँ पर थोड़ी कम हो रही है, यहाँ पर ज्यादा पोलैरिटी कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड से प्लस आई वाले लगे हुए हैं, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया, ठीक है। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि जो हमारा कीटोन होता है ना वो तेरा लेस पोलर होता है, ठीक है। और
उसके कंपेयर में जो एल्डिहाइड होता है वो जो ज्यादा पोलर होता है, क्योंकि इसके सिर्फ एक साइड से प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, और कीटोन में तेरे दोनों साइड से प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्बन में प्लस जो लगा हुआ है उसको वीक कर देगा वो, जिस चक्कर से कार्बन और ऑक्सीजन में जो पोलैरिटी है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कीटोन होता है वो लेस पोलर होता है, तो यहां पर लगेगा वीक डीडी अट्रैक्शन, मतलब वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, और जो हमारा एल्डिहाइड होता है वो कीटोन के कंपेयर में ज्यादा पोलर होता है, तो यहां पर लगेगा तेरा स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। मतलब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन दोनों में लग रहा है, एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी, पर एल्डिहाइड में तेरा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और कीटोन में तेरा वीक लग रहा है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कीटोन से। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। पर सर आपने बता दिया कि सर एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन से ज्यादा होगा। ठीक है, पर यहां पर जब आप टेबल देखोगे एनसीईआरटी की, ये रहा मेरा एल्डिहाइड, कौन सा, ये रहा प्रोपेनल, और कीटोन का है सर, ये रहा कीटोन। सर आपने बताया कि जो एल्डिहाइड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कीटोन से ज्यादा होगा, तो एल्डिहाइड का कितना है, 322 है, और कीटोन का कितना है सर, 329 है। सर यहाँ पर तो उल्टा हो गया, आपने क्या गलत बता दिया क्या? यहाँ पर तो दिख रहा है जो कीटोन है, जो हमारा एसीटोन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट तेरा प्रोपेनल से ज्यादा हो गया। ठीक है, देख 329 ज्यादा होता है, 322 कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा ही खेल हो गया। ठीक है, पर ये सब हमको क्या ध्यान रखना है, देख हमको यही चीज ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताया, ये जो टेबल है, कौन सी, ये वाली। ठीक है, सबसे ज्यादा अल्कोहल का, ठीक है, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर ईथर, फिर एल्केन। ठीक है, पर यहां पर एक्सेप्शन एक चीज हमको ध्यान रखनी है, एक्सेप्शन ध्यान रखना है। ठीक है, वही मैंने क्वेश्चन के तौर पे यहां पर पूछ लिया है, व्हाई एसीटोन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्रोपेनल व्हेन बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम है, देख इसका भी 58 है और इसका भी 58 है, और होना क्या चाहिए था, एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन से ज्यादा होना चाहिए था, पर यहाँ पर जो तेरा कीटोन है ना, एसीटोन, उसका बॉइलिंग पॉइंट तेरा एल्डिहाइड से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, जनता पूछना चाहती है ऐसा क्यों। अब देख ये मैंने एसीटोन लिखा, एसीटोन का स्ट्रक्चर भी बना दिया, ये मैंने प्रोपेनल का स्ट्रक्चर भी बना दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कितनी अच्छी सिमेट्री दिख रही है तुमको, एसीटोन में सिमेट्री कितनी अच्छी है, सिमेट्री। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, देख बेटर पैकिंग एफिशिएंसी है यहाँ पर, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर लगता है सर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी कि नहीं होगी, होगी सर। इस चक्कर से हमारा जो एसीटोन और प्रोपेनल वाला है वहां पर उसको एक्सेप्शन के तौर पे ध्यान रखना कि एसीटोन हमारा कीटोन है, पर फिर भी कहीं ना कहीं इसका बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा एल्डिहाइड कौन सा, प्रोपेनल से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज तुम ध्यान रखना, क्योंकि एसीटोन पे प्रेजेंट होती है क्या, पैकिंग एफिशिएंसीज की बहुत तगड़ी है, जिस चक्कर से यहाँ पर लगते हैं सर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और यहाँ पर तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जब बात आएगी एसीटोन और प्रोपेनल की, तो यहाँ पर कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा हमको बोलना है। पर इसके अलावा जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आया ना, उसमें तुमको बोलना है कि जो एल्डिहाइड है उसका कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट कीटोन से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी। फिर अगला जो अपना आता है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो आता है अपना सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है सर, अब देख जो एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं वो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, तो उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये जो हमारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं सर, पोलर मॉलिक्यूल हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर तेरा पाई बॉन्ड टूटेगा, ऊपर माइनस नीचे पॉजिटिव, तो यहाँ पर पोल्स बन गए तेरे। तो ये जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन होता है ये क्या होता है सर, पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है सर, अब देख अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर सॉल्वेंट में ही तो सॉल्युबल होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होगा वो उसी के जैसे में डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट होता है, तो कहीं ना कहीं एल्डिहाइड एंड कीटोन वाटर में सॉल्युबल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है और एल्डिहाइड एंड कीटोन हमारे पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर सॉल्वेंट में ही तो कहीं ना कहीं क्या होंगे सर, डिसॉल्व होंगे। तो ये बात हमको समझ में आ गई, ये बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। सिंस लाइक डिसॉल्व्स लाइक देयरफॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन क्या थे अपने पोलर मॉलिक्यूल है, और वाटर क्या हमारा पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो पोलर सॉल्वेंट में ही तो सॉल्युबल होंगे। ठीक है, अब देख यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो लोअर मेंबर्स होते हैं,
लोअर मेंबर्स होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या कम होती है, एल्डिहाइड के एंड कीटोन के। तो देख मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन मतलब एसीटोन, ठीक है। तो जो लोअर मेंबर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वाटर में इस हद तक कहीं ना कहीं सॉल्युबल हो जाते हैं, मिसिबल हो जाते हैं कि वो सारे प्रोपोर्शन में, चाहे तुम किसी भी प्रोपोर्शन में उनको रखो, वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मिसिबल हो जाएंगे वाटर के साथ। कौन? जो लोअर एल्डिहाइड्स एंड लोअर कीटोन होते हैं जो, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो यहाँ पर मिथेनल, इथेनल और जो एसीटोन होता है वो वाटर के साथ पूरा हर प्रोपोर्शन में मिसिबल हो जाता है, हर प्रोपोर्शन में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अल्काइल चेन की अगर लेंथ बढ़ेगी ना, अगर अल्काइल चेन की लेंथ बढ़ेगी तो तेरी सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है? घटने वाली है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाऊं, जैसे मैं एक एल्डिहाइड लेता हूं, ये एक एल्डिहाइड मैंने ये ले लिया और एक एल्डिहाइड में ये ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अपना एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है सर, और यहाँ पर इतना बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अगर एल्काइल जो चेन है ना, एल्काइल ग्रुप है, वो अगर जितना लंबा होगा ना, उतने उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस एल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सॉल्युबल एल्डिहाइड कौन सा होगा? अपना ये वाला हो जाएगा, जो ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो छोटा लगा हुआ है। मतलब अगर तुम एल्काइल ग्रुप की लेंथ बढ़ाओगे तो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? एल्डिहाइड की कम हो जाएगी, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे एल्डिहाइड हो गए, जो हमारे कीटोन्स हो गए, वो वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं? ये देख, ये जैसे मैं क्या एक कीटोन ले रहा हूं, ठीक है, इधर से भी मैंने एक कीटोन ले लिया। अब देख ये मैंने वाटर लिख दिया। अब देख यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना वाटर का, वो ऑक्सीजन के साथ क्या शो कर रहा है सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। यहाँ पर भी देख, जो हमारा हाइड्रोजन है वाटर का, वो तेरा कीटोन के ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, ठीक है। जिस चक्कर में कहीं ना कहीं जो हमारे एल्डिहाइड्स या फिर जो हमारे कीटोन्स होते हैं वो वाटर में कहीं ना कहीं क्या होते हैं? मिसिबल होते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी, इसकी आप रीडिंग कर लेना, यहां पर जो लिखा हुआ है मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब देख, अब जो हमारे एल्डिहाइड्स एंड जो कीटोन्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे ना, वहीं पे तो सॉल्युबल होंगे, तो फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, ये क्या है सर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कहीं ना कहीं वो फेयरली सॉल्युबल होते हैं कहीं ना कहीं किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। वही यहाँ पर वही कंसेप्ट लग रहा है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही तो सॉल्युबल होंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये बात हुई अपनी सॉल्युबिलिटी की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्युबिलिटी का जो ये कंसेप्ट है, जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर ऑर्डर। ऑर्डर मतलब स्मेल, ठीक है। तो जो तेरे लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं ना, लोअर एल्डिहाइड्स मतलब जिन एल्डिहाइड्स में कार्बन की संख्या क्या है? कम है, जैसे मिथेनल हो गया, इथेनल हो गया, ठीक है। तो यहां पर तेरे को देखेगी सर शार्प पंजेंट स्मेल। शार्प मतलब बहुत खतरनाक, बहुत मतलब डीप, बहुत कंसंट्रेटेड। पंजेंट स्मेल मतलब अनप्लीजेंट स्मेल बहुत सारी, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहीं पार्टी में जा रहा हूं और मैंने ना 4 बोतल मतलब डीओ डाल दिया, मतलब जो परफ्यूम होता है उसकी 4 बोतल अपने शर्ट में डाल दी, तो वो बहुत शार्प स्मेल करेगी ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, मतलब अनप्लीजेंट हो जाएगा वो। तो वही होती है ये शार्प पंजेंट स्मेल, ठीक है। तो जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं वो शो करते हैं सर शार्प पंजेंट स्मेल। पर कहीं ना कहीं जब मैं हायर एल्डिहाइड्स की बात करूंगा तो यहाँ पर जो पंजेंट स्मेल होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर कहीं ना कहीं कम पंजेंट स्मेल होगी तो वो अच्छी लगेगी सूंघने में भी, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा क्या होती है? फ्रेग्रेंट होती है, फ्रेग्रेंट होती है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है एनसीईआरटी ने। Many natural occurring aldehydes and ketones are used in blending perfumes and flavoring agents, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात? बाकी यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई थी, अब आप क्या करना, ये जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है इसको रीड करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको इंक्लूड कर दिया बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से। बाकी वो जो बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस है, सबसे ज्यादा किसका होगा? एल्कोहल का, फिर एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, फिर ईथर का, फिर एल्केन का। वो ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी वो जो एसीटोन और जो कहीं ना कहीं प्रोपेनल वाला था उसमें एक्सेप्शन ध्यान रखना, क्योंकि एसीटोन में क्या प्रेजेंट होता है? पैकिंग एफिशिएंसी उसकी बहुत तगड़ी होती है, तो वहां पर क्या होता है सर? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो वो एक्सेप्शन ध्यान रखना कि एसीटोन का
कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट तेरा प्रोपेनॉल से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारा कुछ पढ़ा दिया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। तो अगर आपने ये पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ पर एनसीईआरटी आपको एक एग्जांपल देती है, एग्जांपल 8.2, और इस एग्जांपल से आपका पूरा जो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट था वो पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया सर एल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया एल्कोहल, ठीक है सर, ये ले लिया मैंने कीटोन, ठीक है, और ये ले लिया मैंने एल्केन। ठीक है, तो हमको पता है सर कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सर एल्कोहल का होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा सर, बी का होगा, बी अपना एल्कोहल है। ठीक है सर, एल्कोहल का क्यों होगा, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सर एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा किसका होगा, क्या हमारा जो कीटोन है वो एसीटोन है, नहीं सर, यहाँ पर एसीटोन नहीं है। तो हमको पता है कि एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मैं एल्डिहाइड को रख रहा हूँ, फिर मैंने ए को रखा, फिर मैंने सी को रखा, और जो हमारा एल्केन होता है वो सबसे कम होता है, तो मैंने फिर लास्ट में रखा डी को। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की सीक्वेंस मेरी आ गई। बिल्कुल चंद सेकंडों में, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। और इस साल नीट 2024 में भी आपको बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, 1 सेकंड में आप उसको कर सकते थे। तो आप विश्वास मानो, नीट में जो सारे क्वेश्चन आने वाले 100 के 100% वो आपके एनसीईआरटी केमिस्ट्री से ही पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी की लाइन से ही पूछे जाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर आपको मैं दिखा दूंगा, देख सारी जो लाइंस आपको मैंने पढ़ाई है ना, वहीं से आपको क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा और बहुत सिंपल करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की लाइन उठा के बिल्कुल डिट्टो वहां क्वेश्चन में डाल दे देते हैं। ठीक है, बाकी आप अगर अच्छे से सारे लेक्चर देख रहे होंगे, एनसीईआरटी अपने अच्छे से पढ़ ली होगी, तो आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि एनसीईआरटी मुश्किल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझा दिया है, कोई भी टॉपर लैंग्वेज में यूज नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जनरली होता क्या है ना, जब हम कोचिंग्स में पढ़ते हैं तो जो कोचिंग्स में हमको टीचर पढ़ा रहे हैं ना, वो अपने टाइम के टॉपर्स हैं भाई, उन्होंने अच्छी अच्छी रैंक निकाली हुई है। पर जो हम एवरेज स्टूडेंट हैं उनको वो समझा ही नहीं पाते भाई, उनको पता ही नहीं लग पाता कि एवरेज स्टूडेंट को क्या चीज समझ में नहीं आ रही। कोई एक टॉपर बंदा है, उसको तो वो अच्छे से समझा देंगे, पर जब बात आती है एवरेज बच्चे को समझाने की तो वो समझा ही नहीं पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। पर वही चीज मैंने आपको सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पर आपको एनसीईआरटी डिकोड करके समझा रहा हूँ, ताकि आपको अगर कुछ भी ना आता हो ना, एवरेज स्टूडेंट छोड़ो, अब बिलो एवरेज स्टूडेंट अगर हो, फिर भी आपको अच्छे से एनसीईआरटी समझ में आ जाए। और अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आती है ना, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या मैं बोलूं केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। बस आपको खुद से जिज्ञासा होनी चाहिए कि पढ़ने की, बहुत सारा आपको अपना इनपुट देना पड़ेगा, तभी आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये बात हुई अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो अब हम देखेंगे सर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें अपन 5 केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर हम देखेंगे रिडक्शन, फिर देखेंगे ऑक्सीडेशन, फिर देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, लास्ट में देखेंगे अपन कानिजारो रिएक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और नीट में 2-3 साल छोड़ के हर साल पूछे जाते हैं ये। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड कवर करते हुए बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम इसको कवर करेंगे, और कहीं पे भी हमको केमिकल प्रॉपर्टीज में भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमने जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था सर एल्केन, और मैंने आपको बताया था एल्केन में कौन सी रिएक्शन हो रही थी सर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कीन और एल्काइन में हमने कौन सी रिएक्शन देखी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स में हमने कौन सी रिएक्शन देखी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड में हमने कौन सी रिएक्शन देखी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं सर, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी आपको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर मैंने हेडिंग डाल दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आपको प्योर इम्प्योर कंसेप्ट आता है, आपको चलाना आता है, खेलना आता है प्योर इम्प्योर कंसेप्ट से, तो कहीं ना कहीं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हम केमिकल रिएक्शंस अभी सारी सॉल्व करेंगे प्योर इम्प्योर कंसेप्ट चला के ही। ठीक है, पर फिर भी एनसीईआरटी में दे रखा है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पर एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देख, ये मैंने ले लिया कीटोन और ये मैंने ले लिया एल्डिहाइड। ठीक है, अब देख जो ये कार्बन प्रेजेंट है ना, इसमें कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन, यहाँ पर भी देख ले, तो इस कार्बन के पास तरह एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है।
और मैंने आपको बता रखा है कि कार्बन के पास अगर एक डबल बॉन्ड पाया गया तो वो कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये अपना sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, ये बात हो गई, समझ में आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देख, अब देख ये जो अपने पास कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है ना कीटोन में या फिर एल्डिहाइड में, तो इसके पास एक तो पाई बॉन्ड है और एक तेरा सिग्मा बॉन्ड है। और हमको पता है पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड तेरा स्ट्रॉन्ग होता है। तो पाई बॉन्ड तेरा यहाँ पर टूट जाएगा, और अगर पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे तेरा माइनस चार्ज आ गया और कार्बन पे तेरा प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन तेरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, ये तो आपको आता ही है। यहाँ पर भी देख ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस आ गया। ठीक है सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, अब यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है ना, अब इसके पास एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया सर, sp3 हो गया। पहले क्या था, sp2 था, अब क्या हो गया, sp3 हो गया। पहले क्या था, sp2 था, अब क्या हो गया सर, sp3 हो गया। मतलब हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से कहाँ चेंज हो चुका है, sp2 से sp3 में चेंज हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देख, जो कार्बन है ना, कार्बन पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो वहां पर तेरा माइनस वाला अटैक करेगा। माइनस वाला कौन होता है सर, न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो न्यूक्लियोफाइल ने तेरे कार्बन पे अटैक कर दिया, तेरे कार्बन पे अटैक कर दिया, तेरे पास ऐसा बन जाएगा, तेरे पास ऐसा बन जाएगा। और हमको पता है sp3 कैसा होता है, शेप उसका टेट्राहेड्रल होता है, तो यहाँ पर मैंने टेट्राहेड्रल भी लिख दिया। ठीक है, ये आप बना दोगे, कोई दिक्कत है इसमें, कुछ भी नहीं किया मैंने, न्यूक्लियोफाइल को पकड़ा और कार्बन पे अटैच करा दिया, न्यूक्लियोफाइल को पकड़ा और कार्बन पे अटैच करा दिया। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत भी इसमें नहीं होगी। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है टेट्राहेड्रल, ये मैंने वापस से यहाँ पर बना दिया। अब इसका क्या करना है, मुझे हाइड्रोलाइसिस कराना है। मतलब यहाँ पर वाटर की अगर मैं रिएक्शन कराऊं ना, तो प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख OH लग गया, तो बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत इसमें है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। यही जो होता है मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म ये बिल्कुल सिंपल सा होता है। ठीक है, तो अब आप एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जो जो बातें मैंने आपको मैकेनिज्म में बताई वही सब यहाँ पर लिखी हुई है। देख sp2 से sp3 हाइब्रिडेशन चेंज हो चुका है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन चुका है तेरा, फिर वहां पर हाइड्रोलाइसिस होगा जिससे तेरा H+ उसमें जुड़ जाएगा O में, तो OH हो जाएगा वहां पर। ठीक है, ये OH हो गया। देख कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, इस पैराग्राफ को आप रीड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको लिखा हुआ है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं ना, वो तेरे कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं। मतलब जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, ऐसा क्यों है। ठीक है, क्योंकि देख पहला रीजन हम देखते हैं पोलैरिटी। कौन सा रीजन, पोलैरिटी। तो देख यहां पर मैंने ले लिया सर एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, और इधर मैं ले लेता हूं कीटोन, ये मैंने कीटोन ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से देख, हमको पता है कि जो ये डबल बॉन्ड है इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो मैंने पाई बॉन्ड को तोड़ा, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी करूँ तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। ठीक है, पर यहाँ पर ध्यान से देख, कीटोन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके दो साइड से तेरे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं सर, प्लस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस आई वाले। ठीक है, और प्लस आई वाले ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये जो होंगे ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे बगल वाले कार्बन पे। ठीक है, इसने भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया इस पे। अब जिसके कारण हुआ क्या ना, कार्बन पे पहले प्लस चार्ज था। ठीक है, तो अब जो बगल वाले प्लस आई वाले ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं कार्बन पे, तो कार्बन का जो प्लस है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। कोई प्लस चार्ज वाला है उस पर हम नेगेटिव चार्ज का अटैक करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उसका जो प्लस चार्ज होगा वो वीक हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जब तुम इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो तो उस कार्बन का जो प्लस चार्ज है वो थोड़ा वीक हो गया, जिसके कारण जो कार्बन ऑक्सीजन की जो पोलैरिटी है ना वो क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर पोलैरिटी तेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कार्बन और ऑक्सीजन की। ठीक है, बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड से तेरे प्लस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ पर तू अगर एल्डिहाइड की बात करे तो इसके भी प्लस आई वाला ग्रुप लगा हुआ है इसमें भी, पर ये सिर्फ एक ही साइड से लगा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, और ये जो प्लस कार्बन पर लगा हुआ है ना ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। पर यहाँ पर ये अगर मैं कीटोन से कंपेयर करूं तो कीटोन से ज्यादा पोलर रहेगा, ये कीटोन से ज्यादा पोलर रहेगा, क्योंकि कीटोन में तो कहीं ना कहीं पोलैरिटी बहुत कम हो गई, क्योंकि दो तरफ से इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं, दो तरफ से प्लस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं। पर यहाँ पर सिर्फ एक ही तरफ से प्लस आई वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर मैं कीटोन से कंपेयर करूं तो कीटोन से तो ज्यादा ही पोलर रहेगा, ये पोलैरिटी यहाँ पर भी कम हो गई पर कीटोन से ज्यादा रहेगी कंपेयर में अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो पोलैरिटी ज्यादा किसमें सर, कीटोन में और एल्डिहाइड में, और पोलैरिटी कम किसमें सर,
कीटोन में, ठीक है। तो हमारे जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो तेरे ज्यादा पोलर होते हैं, इसलिए वहां पर कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना वो आराम से अटैक कर देगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, अगर इसको अटैक करना होगा तो ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा या इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो वो देखेगा कि ज्यादा पोलर कौन सा है, तो ज्यादा पोलर अपना कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ पर वो एल्डिहाइड में अटैक करना पसंद करेगा एज कंपेयर टू कीटोन। तभी हम बोलते हैं कि जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कीटोन्स, ठीक है। तो पहला रीजन पोलैरिटी का था। अब जो दूसरा रीजन आता है वो आता है सर स्टीरिक हिंड्रेंस का, ठीक है। स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब बाधा, ऑब्स्ट्रैकल, ठीक है। तो यहां पर मैं वापस से एल्डिहाइड बना देता हूं, यहां पर मैं कीटोन बना देता हूं। अब देख इधर से ये वाला बल्कि ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर देख दोनों तरफ से बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, और अगर मुझे न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना होगा इस कार्बन पे तो यहां पर देख ये अटैक कर देगा, पर यहां पर देख दो तरफ से बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या हो जाएगी, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है कार्बन पे उसको जगह ही नहीं मिल रही है अटैक करने के लिए, क्योंकि दोनों साइड से बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। पर यहां से देख यहां पर एक तरफ से हाइड्रोजन लगा हुआ है, और हाइड्रोजन तो तेरा छोटा ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप नहीं होता, तो इस साइड से तेरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर देगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू कीटोन। तो यहाँ पर मैंने दो रीजन आपको बता दिए जिससे आपको पता लग गया कि जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू कीटोन। पहला रीजन है पोलैरिटी, जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं वो ज्यादा पोलर होते हैं, और दूसरा रीजन है अपना स्टीरिक हिंड्रेंस, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो कीटोन है कीटोन में तेरा ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है क्योंकि दोनों साइड से बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, पर एल्डिहाइड में एक साइड से तेरा छोटा ग्रुप लगा हुआ हाइड्रोजन, तो कहीं ना कहीं उस साइड से तेरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा कार्बन के साथ, ठीक है। तो हमने दो रीजन देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो एनसीईआरटी में पैराग्राफ दे रखा है इसको आप रीड करोगे तो ये जो रिएक्टिविटी वाला मैंने आपको पार्ट पढ़ाया ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, एग्जांपल 8.3, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनल। तो यहाँ पर दो एल्डिहाइड के बीच में कंपेयर कराया जा रहा है कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। एक ले रहे हैं ये बेंजल्डिहाइड, तो ये बेंजल्डिहाइड मैंने बना दिया, तो एक ले रहे हैं ये प्रोपेनल, मिथ इथ प्रोपेनल, ये बन गया प्रोपेनल, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं, देख अब ये पाई बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज कार्बन पे प्लस चार्ज, पाई बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज कार्बन पे प्लस चार्ज। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, इसको कार्बन प्लस पे अटैक करना है, ये अपना कार्बन प्लस और ये अपना कार्बन प्लस, ठीक है। तो जहां पर कार्बन पे ज्यादा प्लस चार्ज होगा वो उसी में तो अटैक करेगा, ठीक है। पर जब बेंजल्डिहाइड की बात चल रही है ना तो यहाँ पर जो कार्बन पे प्लस चार्ज लगा हुआ है वो तेरा रेजोनेंस में जा रहा है भाई बेंजीन रिंग के साथ। देख डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो कार्बन पे प्लस चार्ज लगा हुआ है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, मतलब वो जो प्लस कार्बन पे लगा हुआ है वो वीक पड़ गया भाई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना प्रीफर नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर प्रीफर भी कर रहा है तो बहुत स्लो प्रीफर कर रहा है। पर यहाँ पर तो जो प्लस चार्ज जितना दिख रहा है उतना ही है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर इसमें अटैक कर देगा, तो ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन के लिए यहाँ पर कौन होगा, प्रोपेनल या बेंजल्डिहाइड? सर प्रोपेनल होगा, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में हम देख रहे हैं कि जो कार्बन पे प्लस चार्ज लगा हुआ है ना वो कहीं ना कहीं वीक पड़ गया। क्यों वीक पड़ गया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया? यस सर। तो यहाँ पर आपको ये सॉल्यूशन पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का बेसिक मैकेनिज्म देखा। हमने देखा कि क्यों हमारे जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन कीटोन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर हमने देखा जो बेंजल्डिहाइड होता है वो लेस रिएक्टिव क्यों होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एज कंपेयर टू प्रोपेनल, ठीक है। अब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर कुछ 5 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ HCN से, मतलब हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करने वाले हम एल्डिहाइड एंड कीटोन में, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर मैंने हेडिंग डाल दी एडिशन ऑफ HCN। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो HCN होता है ना ये कैसे टूटता है। ये बच्चे को पता है कि HCN टूटता है H+ और Cn- आयन के फॉर्म में, ठीक है। और तुमको प्योर इम्प्योर कंसेप्ट चलाना आता है तो कोई भी दिक्कत तुमको नहीं होने वाली, तुम सीधा कहीं ना कहीं एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहला एग्जाम्पल मेरे सामने आया
ये मुझे एल्डिहाइड दे दिया, सामने दे दिया इन्होंने HCN, ठीक है। HCN कैसे टूटता है सर, H प्लस CN माइनस आयन, ठीक है। और जो ये एल्डिहाइड दे रखा है इन्होंने, ये अपना प्योर है कि इम्प्योर है सर, ये अपना प्योर होगा। तो प्योर को अपन कैसे तोड़ते हैं, ये पाई बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे तेरा प्लस चार्ज, प्लस वाले को माइनस पे भेज दे, माइनस वाले को प्लस पे भेज दे। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर अपना H लगा हुआ है, कार्बन पे प्लस है, प्लस पे माइनस वाला लगा दे, CN लगा दे। अब कोई कंपाउंड अगर तुम्हारा ऐसा बनता है ना जिसमें तेरा OH भी प्रेजेंट हो और जिसमें तेरा CN भी प्रेजेंट हो, इसको तू आज के बाद बोलेगा साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेगा, साइनोहाइड्रिन। साइनो क्योंकि यहाँ पर साइनो ग्रुप लगा हुआ है, और हाइड्रिन क्योंकि यहाँ पर तेरा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने बता भी रखा है, ये जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर क्या बनता है, अपना साइनोहाइड्रिन बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर, ये तेरे सामने कीटोन आ गया, ठीक है। सर प्योर है कि इम्प्योर है, सर ये तो प्योर है, तो कैसे तोड़ूंगा, पाई बॉन्ड मैंने तोड़ा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज, HCN को कैसे तोड़ता हूँ, H पे प्लस चार्ज, CN पे माइनस चार्ज, प्लस वाले को माइनस पे भेज दो, माइनस वाले को प्लस पे भेज दो, आंसर तेरा तैयार हो जाएगा, CH3COH, इधर CH3, इधर तेरा लग गया CN। तो एक कंपाउंड जिसमें OH भी प्रेजेंट है, जिसमें CN भी प्रेजेंट है, इसको मैं क्या बोलूंगा सर, साइनोहाइड्रिन बोलूंगा। बिल्कुल आसानी से, देख कितना सिंपल है यार। बायोलॉजी तुमको टफ लगेगी अब, क्योंकि बायोलॉजी में हमको रटना पड़ता है, यहाँ पर तो रटना भी कुछ नहीं है, बस हमको कंसेप्ट आने चाहिए, हमको बस खेल चलाना आना चाहिए, हमको थोड़ा सा कुछ 5-6 कंसेप्ट अगर पता है ना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको अगर वो चलाना आता है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगने वाली है, और मैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आसान बना के रहूंगा। अब हम बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये प्योर है कि इम्प्योर है, सर ये तो अपना प्योर है, ठीक है। प्योर को कैसे तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड को मैंने तोड़ा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज, H पे पॉजिटिव, CN पे माइनस, प्लस वाले को माइनस पे भेज दो सर, ठीक है, माइनस वाले को प्लस पे भेज दो, आंसर तैयार हो जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, C O पे H आ गया, ठीक है, इधर H आ गया, ठीक है, इधर अपना CN आ जाएगा। तो एक ऐसा कंपाउंड बना है जिसमें OH भी आ गया, जिसमें CN भी आ गया, तो इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर मैंने जो हमारे एल्डिहाइड और जो कीटोन है उसमें मैंने HCN का एडिशन कराना आपको सिखा दिया, और बिल्कुल आसानी से अगर आपको प्योर इम्प्योर कंसेप्ट चलाना आता है तो ये रिएक्शन आपकी बिल्कुल चुटकियों में, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो पहली रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड आपको समझ में आ गई सर, यस सर समझ में आ गई। अब देख, अब एनसीईआरटी ने यहाँ पर कुछ फालतू सी बातें बता रखी हैं जो एक बार देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो देख, जब मैं एडिशन करा रहा हूँ ना HCN का, तो वो जो HCN है वो क्या है सर, प्योर HCN है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, HCN को ही तोड़ दे रहा हूँ H प्लस और CN माइनस आयन में, ठीक है, और उससे हमारा आंसर भी सही आ जा रहा है। पर जो एनसीईआरटी ने चीज बता रखी है वो ये बता रखी है कि जब तुम HCN लेते हो ना, यहाँ पर तुमने H में प्लस रखा, CN में माइनस रखा, तो जो तुम्हारा CN है वो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। पर जो यहाँ पर तेरा प्योर HCN से जो न्यूक्लियोफाइल CN माइनस आयन निकल रहा है ना, यहाँ से जो तेरा CN माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, ये अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, ठीक है। तो कैसे अपन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाए, तो देख कोई बात लिखी हुई है, प्योर HCN में से जब CN माइनस आयन निकलेगा वो अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये प्योर HCN था ना उसको मुझे किसी बेस के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। बेस है तो बेस में OH माइनस आयन होगा, और यहाँ से जो तेरा H प्लस निकलेगा वो OH माइनस आयन के साथ लग के वाटर निकाल देगा, बाकी जो तेरा बचा CN माइनस आयन, अब ये तेरा कहीं ना कहीं क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अब जो तेरा CN माइनस आयन बचा वो होगा तेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अब वो अटैक करेगा तेरा एल्डिहाइड एंड कीटोन में, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में ये वाला CN माइनस आयन अटैक करता है और क्या बना देता है, साइनोहाइड्रिन बना देता है। ये तो थ्योरेटिकल बातें हो गई, बाकी जो क्वेश्चन अगर आएगा वो हमको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम सॉल्व करते आए रहे हैं, क्योंकि आंसर उससे वही आएगा, ठीक है। अब CN कहाँ से आए वो हमको क्या पता, हमको उससे क्या मतलब, बस अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमको ध्यान रखना है कि जो HCN होता है प्योर HCN, वहां से जो CN माइनस आयन निकलता है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल निकलता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। अगर हमको स्ट्रॉन्ग CN माइनस आयन चाहिए तो HCN को किसके साथ रिएक्ट कराना है, बेस के साथ रिएक्ट कराना है, वहां से वाटर बन जाएगा और CN माइनस आयन हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बात तुमको ध्यान रखना है एनसीईआरटी की, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि जो साइनोहाइड्रिन्स होते हैं ना वो यूज किए जाते हैं
सिंथेटिक इंटरमीडिएट की तरह, सिंथेटिक इंटरमीडिएट की तरह। अब देख यहाँ पर साइनोहाइड्रिन का मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये मेरे पास साइनोहाइड्रिन है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH भी प्रेजेंट है और जिसमें CN भी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊं, इसका मैं अगर हाइड्रोलाइसिस कराऊं ना, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ये काय का सैंपल होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देख H+H2O, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो आपको हाइड्रोलाइसिस कराना आता है क्या? मैंने आपको जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो CN होता है ना, CN, उसका जब हाइड्रोलाइसिस हो जाता है ना, तो वो बन जाता है सर COOH। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना। CN का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद क्या बन जाता है सर? COOH बन जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रिएक्टेंट था साइनोहाइड्रिन, इसका अगर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, इसका अगर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सर? CN की जगह में क्या लगा दो? COOH लगा दो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर कहीं ना कहीं मैं साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराऊं और इसमें देख क्या लगे हुए हैं? H4 लगे हुए हैं, तो यहां से पता लग रहा है कि यहाँ पर जो LiAlH4 होगा वो क्या करता होगा सर? वो रिडक्शन करता होगा। क्या करता होगा? रिडक्शन करता होगा। तो जो ये LiAlH4 होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिडक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको साइनोहाइड्रिन का रिडक्शन करना है, और हमको रिडक्शन करना आता है क्या? यस सर, आता है। हम क्या करते हैं? कार्बन सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पकड़ते हैं और काई से तोड़ते हैं। एक H इधर दिया और एक H मैंने इधर दे दिया, ठीक है। ये अपन रिडक्शन करना सीखे थे। तो यहाँ पर मैंने साइनोहाइड्रिन का रिडक्शन करना है, तो ये पहले मैं वैसे का वैसे लिख लेता हूँ। ऊपर लिखा OH, इधर लिखा C2H5, नीचे मैंने लिख दिया C∧N, क्योंकि CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो देख, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और नाइट्रोजन की क्या है सर? ज्यादा है कार्बन के कंपेयर में। तो यहाँ पर अगर मैं इसका एक बॉन्ड तोड़ूं तो एक H इधर और एक H इधर आ जाएगा। एक और बॉन्ड तोड़ूं तो एक H इधर और एक H इधर आ जाएगा। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ? रिडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया सर? CH3, सिंगल बॉन्ड C, ऊपर OH, इधर C2H5 और नीचे क्या हो गया? CH2। अभी भी एक बॉन्ड बचा हुआ है, ये बना दिया मैंने NH2। तो इसको बोलते हैं अपन एमाइन। क्या बन गया? ये मेरा एमाइन बन गया। तो यहाँ पर क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। मतलब जो हमारा साइनोहाइड्रिन है, साइनोहाइड्रिन का मैंने हाइड्रोलाइसिस करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, तो साइनोहाइड्रिन का मैंने रिडक्शन करा के LiLH4 के साथ कहीं ना कहीं क्या बना दिया? एमाइन बना दिया। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये चीज एनसीईआरटी में दे तो नहीं रखी, पर फिर भी तुमको ध्यान रखना है कि साइनोहाइड्रिन का तुमको हाइड्रोलाइसिस कराना आना चाहिए और साइनोहाइड्रिन का तुमको रिडक्शन कराना भी आना चाहिए। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत हुई इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अगर हमको प्योर इम्प्योर कंसेप्ट पता है ना, तो हमारे कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत नहीं हमारे सामने आ रही। तो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहली रिएक्शन देख ली, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं दूसरी रिएक्शन। यह आती है अपनी एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, NaHSO3 का एडिशन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ NaHSO3। यहाँ पर ये मैंने हेडिंग डाल दी, ठीक है सर। अब हमको पता होना चाहिए कि NaHSO3 कैसे टूटेगा, ठीक है। तो Na की खोपड़ी में पॉजिटिव और HSO3 की खोपड़ी में नेगेटिव, क्योंकि हमको पता है जो सोडियम होता है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी खोपड़ी में +1 चार्ज होता है, जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी खोपड़ी में +2 चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो खोपड़ी में क्या होगा? +1 चार्ज होगा। ये सोडियम की खोपड़ी में प्लस, तो बाकी जो बचा उसकी खोपड़ी में क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। तो HSO3 की खोपड़ी में डाल दिया मैंने माइनस चार्ज, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है NaHSO3 वो कैसे टूटेगा, ठीक है। अगर हमको उसको तोड़ना आ गया और आगे हमारे पास रिएक्टेंट होगा, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, तो हमको पता है कि वो प्योर इम्प्योर की तरह हमको तोड़ना है, ठीक है। फिर प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ना है हमको, हमारा आंसर, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल आया CH3CHO, सामने पे दे दिया इन्होंने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा? Na+ और HSO3-, ठीक है सर। ये हमारा जो एल्डिहाइड है ये प्योर होगा, तो ये पाई बॉन्ड मैंने तोड़ा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज, प्लस वाले को माइनस पे भेज दे, माइनस वाले को प्लस पे भेज दे। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, O पे माइनस है तो माइनस पे लग गया तेरा Na, इधर H है, नीचे कार्बन पे प्लस चार्ज है, प्लस पे माइनस वाला लगा दे, माइनस वाला क्या सर? HSO3 है, ये मैंने बना दिया। तो ये मेरा क्या आ गया सर? आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसकी बात करें अपन, ये दूसरा एग्जांपल है हमारा
ये मैंने एल्डिहाइड ले लिया। सर प्योर है कि इम्प्योर है? सर प्योर है। पाई बॉन्ड थोड़ा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज, Na पॉजिटिव, HSO3 माइनस, प्लस वाले को माइनस पे डाल दो, यस सर, माइनस वाले को प्लस पे डाल दो, यस सर, आंसर आ गया। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, O पे आ गया अपना Na, इधर H आ गया, नीचे आ गया अपना HSO3। ठीक है, ये तो बिल्कुल हमको सिंपल तरीके से आ गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई। पर एक चीज ध्यान से देखो, जो यहाँ पर हम HSO3 माइनस ले रहे हैं ना, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो अपना HSO3 माइनस ही है। देख HSO2 और एक O इधर है, तो HSO3 माइनस, दोनों सेम ही तो हैं। ठीक है, तो HSO3 को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, OSO2H, OSO2H। तो यहाँ पर HSO3 की जगह मैं लिख रहा हूँ मैं OSO2H। यहाँ पर अपन HSO3 की जगह में लिख रहे हैं OSO2H। अगर तुम HSO3 लिखते वो भी सही था, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर क्या होता है ना, अब यहाँ पर एक चीज होती है, यहाँ पर तेरा प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाता है। क्या होता है? प्रोटॉन का एक्सचेंज। यहाँ पर ये जो अपना प्रोटॉन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है? ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करता है? ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? H को हटा के यहाँ पर सोडियम लगाना है, और यहाँ पर सोडियम को हटा के हमको H लगाना है। मतलब H ऊपर चला जाएगा सोडियम की जगह पे, और सोडियम H की जगह पे आ जाएगा। बस इतना सा करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ऑक्सीजन के साथ सोडियम था तो वहां पर अपन H लगा देंगे। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे अपन? OSO2, और यहाँ पर H था तो यहाँ पर तेरा क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा। ये तेरा आंसर आ गया। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने इसको भी प्योर इम्प्योर कंसेप्ट से ही सॉल्व किया। बस लास्ट में ध्यान रखना, लास्ट में हमको क्या करना है? प्रोटॉन का एक्सचेंज करना है, प्रोटॉन का ट्रांसफर करना है, हमको प्रोटॉन का ट्रांसफर करना है। इसकी बात करें अपन, यहाँ पर भी देख क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ऑक्सीजन के साथ Na था तो यहाँ पर H लगा दे, और नीचे यहाँ पर H था तो यहाँ पर तूने Na लगा देना है। ये तेरा आंसर आ गया। इसको तू बोलता है बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, इसको बोलते हैं अपन बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। ठीक है, तो ये मेरा क्या बना सर? बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बना। ये मेरा क्या बन गया? बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बन गया। और बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड के बारे में दो चीज पता होनी चाहिए सर, ये अपना क्या होता है? क्रिस्टलाइन होता है। क्या होता है? ये अपना क्रिस्टलाइन होता है। दूसरी बात सर, ये अपना क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक चीज तुमने गौर करी, यहाँ पर जो मैं रिएक्टेंट ले रहा हूँ ना, यहाँ पर भी मैंने एल्डिहाइड लिया और यहाँ पर भी मैंने एल्डिहाइड लिया। ठीक है, क्योंकि हमको पता है सर, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर तुम एक चीज ध्यान रखना, जो तुम्हारा बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बन रहा है ना, वो तभी बनेगा जब तुम्हारा जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। अगर तुम कीटोन ले लोगे ना, तो कीटोन में तुम्हारा बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड नहीं बनने वाला। ठीक है, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड अगर बन रहा है तो ये पक्की बात है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड मैंने लिया था वो एल्डिहाइड था, कीटोन नहीं था। वो क्या था? एल्डिहाइड था। तो वही बातें एनसीईआरटी ने यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज अपने को ध्यान रखना है, ये जो मेरा बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बना है ना, ये क्या होता है सर? क्रिस्टलाइन होता है, और ये क्या होता है सर? वाटर सॉल्युबल होता है। तो जो मेरा बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बना है ना, ये वाला, अगर इसका मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दूं या फिर बेसिक हाइड्रोलाइसिस करा दूं ना, तो वापस से मेरा वही एल्डिहाइड बन जाएगा जहां से मैंने खेलना स्टार्ट किया था, जो मेरा ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड था। ठीक है, अगर मैं बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या फिर बेसिक हाइड्रोलाइसिस करा दूं ना, तो वापस से मेरा वही ओरिजिनल कंपाउंड बन जाएगा जहां से मैंने खेलना स्टार्ट किया था, वापस से वही एल्डिहाइड मेरा बन जाएगा। अगर मैं इस वाले बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या बेसिक हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो मेरा ये वाला एल्डिहाइड मुझे वापस से मिल जाएगा, ओरिजिनल एल्डिहाइड जहां से मैंने खेलना स्टार्ट किया था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जो तुम्हारा बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड है, अगर तुम उसका कहीं ना कहीं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हो या बेसिक हाइड्रोलाइसिस कराते हो, तो जो तुम्हारा ओरिजिनल एल्डिहाइड था ना, वही तुमको मिल जाएगा, वही तुमको मिल जाएगा। क्या एक बात सोच, यहाँ पर कीटोन मिल सकता है क्या? अबे कीटोन नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर कीटोन रहा होता ना तेरा ओरिजिनल कंपाउंड, तो तेरा कहीं ना कहीं बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड थोड़ी बनता।
मैंने आपको बताया था कि बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड अगर तुम्हारा बन रहा है तो ये बात पक्की है, 100% बात है कि जो तुम्हारा कहीं ना कहीं रिएक्टेंट रहा होगा, जो तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड रहा होगा, वो तुम्हारा एल्डिहाइड रहा होगा, कीटोन नहीं रहा होगा। अगर एल्डिहाइड तेरा रिएक्टेंट है, अगर एल्डिहाइड तेरा रिएक्टेंट है, तब जाके कहीं ना कहीं तेरा क्या बनेगा, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो कीटोन होते हैं ना वो यहाँ पर लेस रिएक्टिव होते हैं, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड नहीं बना पाते। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये लास्ट लाइन लिखी हुई है, देयरफॉर दीज आर यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। मतलब बाइसल्फाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, मतलब बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बन गया, तो मुझे पता लग गया कि ये अपना एल्डिहाइड था। तो मैं यहाँ पर एल्डिहाइड के सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन में कहीं ना कहीं इस टेक्निक को, इस मेथड को यूज कर सकता हूँ। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। देख, लास्ट में हमने प्रोटॉन ट्रांसफर किया था, जिसके बाद हमारा बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बना था। तो बिल्कुल आसानी से हमने इसको भी प्योर इम्प्योर कंसेप्ट लगा के इस रिएक्शन को भी सॉल्व कर दिया, कोई भी दिक्कत हमको नहीं आई। बाकी एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड हम कवर कर रहे हैं, आपको मैं एनसीईआरटी की कटिंग भी साथ साथ यहाँ पर अटैच करवा रहा हूँ, ताकि आप बिल्कुल साथ में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ कि यस सर, आप एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड कवर करवा रहे हो और एनसीईआरटी से ऊपर ही हमको लेके चल रहे हो। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी। ठीक है सर, अब आता है हमारा तीसरी रिएक्शन, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हमने काय का एडिशन कराया, HCN का कराया, फिर कराया हमने NaHSO3 का, फिर हम करा रहे हैं अब एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMGX। RMGX का एडिशन हम करा रहे हैं। HCN कैसे टूटा था सर, H प्लस और CN माइनस N। NaHSO3 कैसे टूटेगा, Na प्लस और HSO3 माइनस। ठीक है, और RMGX कैसे टूटेगा, R माइनस और MGX पॉजिटिव। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जब मैं आपको अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर टॉपिक पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शंस आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है ना, सारी रिएक्शंस मैंने वहीं पे निपटा दी थी आपकी। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर वापस से रिविजन करा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने हेडिंग डाल दी, वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी कि ऑलरेडी डन इन अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर। ठीक है, पर फिर भी मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ, वापस रिवीजन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एल्डिहाइड लिया, प्योर की इम्प्योर, सर प्योर कैसे टूटेगा, सर पाई बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज। सर ये कैसे टूटता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सर CH3 माइनस MgBr पॉजिटिव, माइनस को प्लस में डाल दो, यस सर, प्लस को सॉरी यहाँ पर मैंने माइनस को माइनस पे डाल दिया, तो माइनस को प्लस पे डाल दो, यस सर, प्लस को माइनस पे डाल दो। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, CH3, C O पे आ जाएगा MgBr, इधर आ गया अपना H, नीचे आ गया अपना CH3। तो ये मेरा बन गया। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। और वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई, कि अगर तुम्हारे पास OMgBr बन रहा है तो उसका जब हाइड्रोलाइसिस होता है ना तो बन जाता है OH। और अगर तुम्हारे पास CN है तो CN का अगर तुम हाइड्रोलाइसिस करोगे तो तुम्हारा बन जाएगा COOH। ये तो हमने थोड़ी देर ऊपर पहले भी देखा था, जब हमारा साइनोहाइड्रिन बन रहा था। जब हमारा साइनोहाइड्रिन बन रहा था वहां पर भी हमने ये चीज देखी थी कि CN का जब हाइड्रोलाइसिस करा रहे थे तो COOH बनने जा रहा था। ठीक है, तो ये बातें तुमको ध्यान रखनी होगी। तो देख, ये मेरा प्रोडक्ट तो बन गया, पर यहाँ पर जो OMgBr है ना, ये अनस्टेबल होता है। इसके कारण क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर इसका अपने को क्या कराना पड़ता है, हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है, हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ता है। और इसका जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो हमको पता है कि OMgBr की जगह में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये अपनी अल्कोहल आ गई। और ये सर कैसी अल्कोहल है, OH को अगर मैं पकड़ूं, OH जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो तेरा 2 कार्बन से अटैच है, ये अपनी सर 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये हमारा कीटोन है, प्योर की इम्प्योर, सर प्योर कैसे तोड़ूंगा, सर पाई बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज। सर इसको तोड़ा मैंने, CH3 माइनस MgBr प्लस, माइनस वाले को प्लस पे भेज दो और प्लस वाले को माइनस पे भेज दो, आंसर तैयार। CH3 सिंगल बॉन्ड, CO पे आ गया अपना MgBr, इधर आ गया CH3, नीचे आ गया अपना CH3। ठीक है, और हमको पता है कि इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो OMgBr की जगह में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये आ जाएगा अपना CH3, COH, इधर CH3 और नीचे भी CH3। तो ये अपना कैसा अल्कोहल बन गया सर। OH को अगर मैं पकड़ूं, OH जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो तेरा 3 कार्बन से अटैच है,
तो ये हमारा कैसा एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये हमारा क्या है सर, एल्डिहाइड है, प्योर की तरह टूटेगा या इम्प्योर की तरह? सर ये प्योर की तरह टूटेगा। पाई बॉन्ड मैंने तोड़ा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज। ये बॉन्ड मैंने तोड़ा, R माइनस MgX पॉजिटिव, माइनस वाले को प्लस में डाल दो, प्लस वाले को माइनस में डाल दो, आंसर आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, COMgBr, इधर H आ गया और प्लस के साथ माइनस वाला जोड़ दे, CH2 CH3। ठीक है, और इसका जब हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो OMgBr की जगह में क्या आ जाएगा, अपना OH आ जाएगा, ये अपनी एल्कोहल बन जाएगी। सर ये कौन सी एल्कोहल है? OH को अगर मैं पकड़ूं, वो जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, वो तेरा कितने कार्बन से अटैच है, 1 2, तो ये अपनी कैसी एल्कोहल है सर, 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है सर, अब इसकी बात करते हैं। ये मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये कैसे टूटेगा, R माइनस MgX पॉजिटिव। ठीक है, ये अपना कैसे टूटेगा, प्योर की तरह। तो ये बॉन्ड मैंने तोड़ा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज, माइनस वाले को सर प्लस पे भेज दो, प्लस वाले को सर माइनस पे भेज दो, आंसर आ जाएगा HC, ऊपर आ जाएगा OMgBr, इधर आ गया अपना H, नीचे आ गया अपना CH3। और हमको पता है OMgBr का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, आंसर मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये कौन सी एल्कोहल बनी है। अगर मैं OH को पकड़ूं, OH जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, वो तेरा सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, यानी ये अपना 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है? अगर आपको प्योर इम्प्योर कंसेप्ट चलाना आता है तो आपने पहली वाली रिएक्शन भी देख ली HCN वाला, फिर आपने NaHSO3 वाली रिएक्शन भी उसी से सॉल्व की, और अब ये जो तीसरी रिएक्शन थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन, ये भी आपने प्योर इम्प्योर कंसेप्ट सॉल्व करके ही सॉल्व करी। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने आपको बता रखा है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एडिशन हम करा रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, और एनसीईआरटी ने भी यहाँ पर वही बोला हुआ है कि हम ये पिछले चैप्टर में पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने दोबारा से यहाँ पर नहीं पढ़ाया, पर मैं आपको दोबारा से रिवीजन करा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपको 4 क्वेश्चन दिया हूँ ना, यहाँ पर से आपको एक कंक्लूजन निकाल के बताता हूँ। अगर तुम फॉर्मेल्डिहाइड लोगे और फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पर तुम्हारी 1 डिग्री एल्कोहल बन रही है, 1 डिग्री एल्कोहल बन रही है। और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा तुम कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा तुम कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अदर एल्डिहाइड। अदर एल्डिहाइड का अगर रिएक्शन तुम कराओगे RMgX के साथ, तो यहाँ पर तुम्हारी बनेगी 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर तुम कीटोन लोगे, कोई सा भी कीटोन ले लो, और उसकी रिएक्शन अगर कराओगे RMgX के साथ, तो यहाँ पर तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल कराया, ये चीज आप इसमें भी देख सकते हो। जब मैं फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर रहा हूँ तो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। अब फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा मैं कोई और एल्डिहाइड यूज करूँ, जैसे यहाँ पर मैं ये वाला एल्डिहाइड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये वाला एल्डिहाइड यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख 2 डिग्री अल्कोहल बन गई, यहाँ पर भी देख 2 डिग्री अल्कोहल बन गई। और जब मैंने कीटोन यूज किया ना, तब मेरा 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। मतलब ये बातें अपने को क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड यूज करूंगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करूंगा, तो मेरा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा मैंने कोई सा भी एल्डिहाइड ले लिया और उसकी रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराऊंगा, तो मेरी 2 डिग्री अल्कोहल बनेगी। और अगर मैं कीटोन की रिएक्शन करा दूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो मेरी 3 डिग्री अल्कोहल बनने वाली है। तो ये कंक्लूजन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ हमारी तीसरी रिएक्शन एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कंप्लीट हो गई। और मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और इसमें कुछ नई चीज थोड़ी है यार, हमको प्योर इम्प्योर कंसेप्ट चलाना आना चाहिए और कौन कैसे टूटता है। जो रिएजेंट यहाँ पर अपन यूज कर रहे हैं, जैसे HCN, NaHSO3, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये कैसे टूटते हैं, किसकी खोपड़ी में माइनस चार्ज आता है, किसकी खोपड़ी में प्लस चार्ज आता है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। और प्योर इम्प्योर की तरह तोड़ना हमको आना चाहिए। तो हमको बस प्लस से माइनस जोड़ना है और माइनस से प्लस जोड़ना है। कोई मुश्किल काम थोड़ी है यार, बिल्कुल आसान हमने बना दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। कोई भी दिक्कत हमको नहीं आ रही, बस कंसेप्ट अपना एक ही चल रहा है, प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट। अगर मुझे चलाना आता है ना, तो देखो कितना भयंकर ब्रह्मास्त्र है ये। अभी आगे और देखते जाओ तुम, बहुत मजा आने वाला है तुमको। आगे जो पूरा चैप्टर निकल जाएगा ना, पूरा चैप्टर इसी से निकाल दूंगा। अगर तुमको प्योर इम्प्योर कंसेप्ट चलाना आता है तो उसी से तुम्हारा पूरा चैप्टर निकल जाएगा। पूरा आगे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, सारी मैं तुम्हारी इसी से निकाल दूंगा। तो अब हमारा अगला रिएक्शन आता है एडिशन ऑफ एल्कोहल। ये हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके अंडर पढ़ रहे हैं हम ये। ठीक है, यहां पर देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, फिर पढ़ा एडिशन ऑफ NaHSO3,
फिर हमने पढ़ा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम पढ़ रहे हैं सर एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो जब मैं बात करता हूँ एडिशन ऑफ एल्कोहल की ना, तो यहाँ पर अपने को एक खेल पता होना चाहिए। जब मैं एल्डिहाइड ले रहा हूँ और एल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहा हूँ एल्कोहल के साथ, तब तो मैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ले रहा हूँ, मतलब एक ऐसा एल्कोहल जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप लगा हो, ठीक है। पर जब मैं कीटोन की रिएक्शन करा रहा हूँ ना एल्कोहल के साथ, तो यहाँ पर मैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल ले रहा हूँ। कौन सा एल्कोहल? डाईहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब जिसमें तेरे 2 OH लगे हों, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम क्या लेते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं इसको? इथाइलिन ग्लाइकोल। ये क्या अपना इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। और जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं ना, तो यहाँ पर हमको HCl गैस भी लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है सर? HCl गैस भी लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है अभी हमको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, तो मेरा बन गया हेमी एसिटल। ध्यान रखना क्या बनता है? हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल मेरा बन जाएगा, उसका मेरे को वापस से अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराना है। कौन से अल्कोहल के साथ? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। और मेरा बन जाएगा सर एसिटल। क्या बन जाएगा मेरा? एसिटल। मतलब एल्डिहाइड से बनता है अपना एसिटल, और जब मैं बात करूं कीटोन की, तो कीटोन से बनता है अपना कीटल, ठीक है। तो एल्डिहाइड से बनता है एसिटल और कीटोन से बनता है कीटल, ठीक है। अब देख कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को मैं तोड़ूंगा प्योर इम्प्योर की तरह, तो ये क्या होगा? अपना प्योर होगा। तो प्योर को अपन कैसे तोड़ते हैं? पाई बॉन्ड तोड़ा, O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, ठीक है सर। अब ये देख, ये क्या लिखा हुआ आगे? अल्कोहल लिखा हुआ है। और अल्कोहल में मैंने आपको बताया था एसिड और अल्कोहल में अपन कैसे देखते हैं कि CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा, ये देखते हैं अपन। ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं एसिड और अल्कोहल में। तो देख आगे अपना HCl लिखा हुआ है। HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है अल्कोहल का? सर CO बॉन्ड टूटेगा। तो ये मैंने थोड़ा CO बॉन्ड, तो R डैश में पॉजिटिव और OH में यहाँ पर नेगेटिव। तो प्लस वाले को माइनस पे डाल दे भाई, और माइनस वाले को कहाँ डाल दे? प्लस में डाल दे। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? R सिंगल बॉन्ड C, O पे आ गया अपना R डैश सिंगल बॉन्ड, इधर H है, और प्लस पे आ गया अपना, कार्बन पे प्लस था, प्लस में आ गया अपना OH, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? हेमी एसिटल बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको? हेमी एसिटल बोलूंगा। कोई दिक्कत है? सारे कंसेप्ट वही यूज हो रहे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ते आए हुए हैं, कोई भी नया कंसेप्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा बन गया हेमी एसिटल। अब देख, अब इसमें ना कहीं क्या प्रेजेंट है? ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं अपन एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसकी भागने की टेंडेंसी बहुत भयंकर होती है, तो ये H+ आयन लेके भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से एक और पॉसिबिलिटी है कि वापस से अपन यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करा दें? इसकी अल्कोहल के साथ करा दें। तो वापस से मैं ROH के साथ इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, R डैश OH, ठीक है। तो वही बात वापस से चलेगी कि यहाँ से ये ऐसे टूट जाएगा, R डैश पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और हमको पता है कि जो हेमी एसिटल में ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये अगर भागेगा तो H+ लेके भाग गया, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। तो माइनस पे क्या लग जाएगा? अपना ये लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? R सिंगल बॉन्ड C, OR डैश, इधर H, इधर O, और यहाँ पे लग गया R डैश। तो ये मेरा बन गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं? एसिटल। क्या बोलते हैं इसको? एसिटल। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से आप बना सकते हो, ठीक है। अब देख, यहाँ पर हमने R लिया और यहाँ पर मैंने R डैश लिया। इसका मतलब बस इतना सा है कि यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं ना, और यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है, दोनों अलग अलग एल्काइल ग्रुप है। वो सेम भी हो सकते हैं, और यहाँ पर जो हम इस क्वेश्चन में ले रहे हैं वो अलग अलग है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। तो ये बात हो गई अपनी किसकी? एल्डिहाइड की। और अब हम बात करते हैं कीटोन की। कीटोन की अगर रिएक्शन डाईहाइड्रिक अल्कोहल इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, तो यहाँ पर क्या बनता है सर? कीटल बनता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख, हमको क्या करना है ना, जो कीटोन होगा ना, उसको इस तरीके से लिखना है कि जो उसका C डबल बॉन्ड O है वो ऐसी पोजिशन में आ जाए, ठीक है। फिर हमको क्या करना है? OH CH2 OH, ये मैंने क्या लिख दिया? इथाइलिन ग्लाइकोल लिख दिया। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है? पानी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? पानी मतलब वाटर, H2O। तो ये मैंने वाटर निकाल दिया, ठीक है सर, वाटर निकाल दिया। अब जो भी तेरे को दिख रहा है ना उसको जोड़ दे। अब जो भी तेरे को दिख रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा तेरा? देख, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R। यहाँ पर तेरे को क्या बनाना है सर? O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, और ये जोड़ दिया मैंने। ये मेरा बन गया सर कीटल। क्या बन गया मेरा? ये कीटल।
तो इसको मैं अच्छे से बोल सकता हूँ इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। क्या बोल सकता हूँ इसको? इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। तो ये यहाँ पर ये साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, देखिए साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है, साइक्लिक, ये साइकिल बन गई ना, देख ये। तो ये क्या बनता है अपना? साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। इसको बोलते हैं अपन इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल बोल दो या फिर सिर्फ कीटल बोल दो, ठीक है। तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा? एसीटल बनेगा, और कीटोन से कीटल बनेगा। ये अपने को ध्यान रखना है। अब ध्यान से देख, मैंने आपको बताया था जेम, जेम क्या होता है? जेम हम कब यूज करते हैं? जेम। तो देख एक ही कार्बन के पास तेरे दो एल्कोक्सी ग्रुप लगे हुए ना, इसको मैं क्या बोलूंगा? जेम डाई एल्कोक्सी। क्या बोलूंगा? जेम डाई एल्कोक्सी। तो यहां पर बने थे, देख एक ही कार्बन पे दो OR ग्रुप लगे हुए हैं, इसको मैं बोलता हूं जेम डाई एल्कोक्सी। ये मेरे को पता है जेम कब यूज करता हूं? जब एक ही कार्बन पे अपने दो लगे होते हैं, मतलब एक ही कार्बन है उसमें तेरे दो हैलोजन लगे होते थे, तो मैं बोलता था जेम डाई हैलाइड। यहाँ पर तेरे एक ही कार्बन पे दो OR लगे हुए हैं, OR को हम बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, तो यहाँ पर बोलूंगा मैं जेम डाई एल्कोक्सी, ठीक है। तो वही एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखना, जब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ, तो जब हम एल्डिहाइड की बात करें तो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, हेमी एसीटल बन जाएगा। फिर हेमी एसीटल फर्दर कहीं ना कहीं अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? एसीटल बना देगा। और जब हम बात करते हैं कीटोन की, तो कीटोन तेरा इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि कहीं ना कहीं डाईहाइड्रिक अल्कोहल है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्या बन जाएगा? कीटल बन जाएगा, जो कि एक साइक्लिक प्रोडक्ट है। क्या है सर? साइक्लिक प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देख, जो ये एसीटल और कीटल बने हैं ना सर, जो ये एसीटल और कीटल बने हैं, अगर इनका मैंने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दिया, अगर इनका मैंने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो जहां से ये बने थे ना, वही वापस से ओरिजिनल कंपाउंड बन जाएगा। मतलब देख, ये हमारा क्या बना है सर? कीटल बना है, ठीक है। और अगर इस कीटल का मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दूं ना, तो मेरे पास ये वाला कीटोन बन जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास मान ले ये एसिटल बना है और इस एसिटल का मैंने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दिया ना, तो मेरे पास यही ओरिजिनल वाला क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड मेरे पास बन जाएगा। मतलब जहां से हमने खेल स्टार्ट किया था, जिस एल्डिहाइड से, वही वापस से बन जाएगा, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर एसिटल है और एसिटल का मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा, तो ओरिजिनल एल्डिहाइड मुझे मिल जाएगा। वहीं कीटल का अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराता हूं, तो ओरिजिनल कीटोन मुझे मिल जाएगा। ये मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख, जो ये एसिटल है और जो ये कीटल है, इसका इंपोर्टेंस क्या है? इसका इंपोर्टेंस अपन देखेंगे, बहुत भयंकर इंपोर्टेंस है इसका। तो मैं आपको इसका इंपोर्टेंस बताता हूं पहले, ठीक है। तो ये देख, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एसिटल्स एंड कीटल्स का इंपोर्टेंस ये है ना कि ये क्या होते हैं? बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब आसानी से इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो पाता। किनका? एसिटल का एंड कीटल का, ठीक है। हेंस दीज आर यूज्ड एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम ये करते हैं। कौन? एसिटल एंड कीटल। क्योंकि कहीं ना कहीं आसानी से रिड्यूस नहीं हो पाते, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। यहां पर अपन एक एग्जांपल देखते हैं। ये लगा हुआ है कीटो ग्रुप, ठीक है, तो इधर लगा हुआ अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर मैं कहीं ना कहीं इस कंपाउंड का रिडक्शन करा दूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन ले रहा हूं सर? LiAlH4, ठीक है। और हमको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन होता है ना, तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर कीटोन की बात करें, कीटोन का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है, जो यहाँ पर कंपाउंड है, उसमें तुम्हारा कीटोन भी प्रेजेंट है, उसमें तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर किसका रिडक्शन होगा सर? किसका रिडक्शन होगा? अब मैं अगर चाहता हूं कि यहाँ पर कीटोन का रिडक्शन ना हो, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का ही रिडक्शन हो, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कीटोन का रिडक्शन ना हो, यहाँ पर सिर्फ किसका रिडक्शन हो? सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? प्रोटेक्टिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। और कीटोन के लिए प्रोटेक्टिंग एजेंट कौन है सर? कीटल। क्योंकि मुझे पता है ना, जो कीटल्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, आसानी से रिड्यूस नहीं हो पाते। तो इनको यूज किया जाता है एज अ प्रोटेक्टिंग एजेंट, ताकि अपन कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को प्रोटेक्ट कर पाए, उनको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने से रोक पाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का ही रिडक्शन हो, कीटोन का रिडक्शन ना हो, तो मेरे को कीटोन को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कीटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कीटोन को अगर कीटल में कन्वर्ट करना है, तो कॉमन सेंस की बात है, इसको किसके साथ रिडक्शन कराना पड़ेगा? किसके साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा? इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। तो ये मैंने ये कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन करा दी इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ,
इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो मेरा कीटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है, इधर सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा COH, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा O, और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH2OH, CH2OH, ये लिख दिया मैंने इथाइलिन ग्लाइकोल। और कीटल कैसे बनाते थे अपन, यहाँ पर पानी निकल जाता था, ठीक है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, देख, ये बन गया मेरा कीटल, ये बन गया मेरा कीटल, ठीक है। अब ये जो मेरा कीटल बन गया है ना, तो यहाँ पर जो मेरा कीटोन का कीटो ग्रुप था ना, वो मेरा कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, प्रोटेक्ट हो चुका है। और वो प्रोटेक्ट किसने किया, यहाँ पर कीटल ने प्रोटेक्ट किया। अब वो कहीं ना कहीं, अब इसकी रिएक्शन तुम अगर LiLH4 के साथ कराओगे तो यहाँ पर रिडक्शन किसका होगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि ये रिड्यूस होना आसान नहीं है भाई, ये रिड्यूस होना आसान नहीं है। यहाँ पर वही बात तो लिखी हुई है कि एसिटल और कीटल को रिड्यूस करना या ऑक्सीडाइज करना आसान बात नहीं है। तो यहाँ पर अब सिर्फ अपना कौन सा रिड्यूस होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिड्यूस होता है तो क्या बनता है, अपना एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और फर्दर और रिड्यूस होता है तो क्या बनता है, अपना एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, देख, इधर से तो ये रहेगा अपना CH2 ये, और ये अपना क्या हो जाएगा, CH2OH बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये मेरा कहीं ना कहीं क्या लिखा मैंने, AlH4, ठीक है। तो ये मेरा हो चुका है जो मुझे चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था कि मैं सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का कहीं ना कहीं रिडक्शन कराऊं, कीटोन का रिडक्शन ना करा पाऊं। तो मैंने देख कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा दिया, कीटोन का नहीं हुआ। तो कीटोन को मैंने किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कीटल के फॉर्म में। और कीटल को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करना आसान बात नहीं है। अब वापस से मैं क्या चाहता हूं कि इस कीटल को वापस से ओरिजिनल कीटोन में कन्वर्ट कर दूं। तो मुझे पता है ना, एसिटल या कीटल का अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराता हूं ना, तो वापस से वो ओरिजिनल बन जाते हैं। तो ये वापस ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, CH2OH, ये बन गया, ठीक है। तो बिल्कुल हम यहाँ पर जो एसिटल है या फिर जो कीटल है, उनको किसकी तरह यूज कर रहे हैं सर, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज कर रहे हैं। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर कीटोन को ना कीटल में कन्वर्ट नहीं करता तो यहाँ पर कीटोन का भी रिडक्शन हो जाता, पर मैं चाहता हूं कि कीटोन का रिडक्शन ना हो, इसलिए मुझे कीटोन को किस में कन्वर्ट करना पड़ा, कीटल में कन्वर्ट करना पड़ा। क्योंकि मुझे पता है कीटल क्या होते हैं सर, आसानी से रिड्यूस और आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। सिमिलरली मैं किसके लिए बोल सकता हूँ, एसिटल के लिए बोल सकता हूँ। पर यहाँ पर कीटोन की बात चल रही थी तो कीटोन की बात चल रही थी तो कीटल बना। तो कीटल के लिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि कीटल को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करना आसान बात नहीं है। यहाँ पर ये किसकी तरह यूज किए जा रहे हैं, प्रोटेक्टिंग एजेंट की तरह यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, इनको सॉल्व करके मैं बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। ये हमारा क्या सर, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो एल्डिहाइड को किस में तोड़ूं मैं, प्योर इम्प्योर की फॉर्म में तोड़ूं, ठीक है। तो ये बॉन्ड तोड़ा मैंने, पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज, ठीक है सर। यहाँ पर एल्कोहल के सामने एसिड लिखा हुआ है तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, CO बॉन्ड तोड़ेगा अपना। तो ये थोड़ा CO बॉन्ड, कार्बन पे प्लस, OH पे माइनस, प्लस वाला चला गया माइनस के पास, माइनस वाला चला गया तेरा प्लस के पास। आंसर क्या आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड O पे क्या आ गया, माइनस पे क्या आ गया, प्लस आ जाएगा, O CH2 CH3, ठीक है। और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस है तो प्लस में माइनस वाला आ जाएगा OH। तो ये तेरा बन गया, इसको बोलते हैं अपन एसिटल। अब इसमें फर्दर, अगर इसमें मैं फर्दर वापस से काई का रिएक्शन कराऊं इसी एल्कोहल का, CH3 CH2OH का, तो ये क्या बन जाएगा। अब हमको पता है कि जो ये एसिटल बना है ना सर, जो ये हेमी एसिटल बना है, ये क्या बना है, हेमी एसिटल बना है। जो ये हेमी एसिटल बना है, इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये भाग गया H+ आयन लेके, पीछे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया तो माइनस में यहाँ का प्लस वाला आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, CH3 CO CH2 CH3O, ये जोड़ दिया मैंने अब CH2 CH3 इसमें, ठीक है। और इधर के H, इसको बोलेंगे अपन एसिटल, तो अगर मेरे पास एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड से अगर अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट एसिटल बनेगा। क्या बन जाएगा, एसिटल बन जाएगा, ठीक है। अब देख, ये अपना क्या है, OR है,
और ये भी हमारा क्या है, OR है, तो इसको अपन बोलते हैं जेम डाई एल्कोक्सी, जेम डाई एल्कोक्सी, क्योंकि OR ग्रुप को बोलते हैं अपन एल्कोक्सी ग्रुप। और यहाँ पर 2 एल्कोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं और एक कार्बन पे 2 एल्कोक्सी ग्रुप लगे होते हैं, उसको लिए यूज करते हैं जेम। तो यहाँ पर 2 लगे हुए हैं तो जेम डाई एल्कोक्सी इसको अपन बोलेंगे, किसको, एसीटल को। फिर अपन बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर कीटोन ले लूँ ना, और कीटोन की रिएक्शन अगर मैं कराऊं डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, कौन सा अल्कोहल यूज करता हूं, एथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो करा के देखता हूं, देख। तो यहाँ पर हमको पानी निकालना पड़ता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 OH OH CH2 CH2, तो ये मैंने पानी निकाल दिया, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सर, CH3 C CH2 CH3 और O CH2 CH2 O, ये मेरा बन गया। इसको मैं बोलता हूं सर कीटल। कौन सा कीटल, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा आपको समझ में आ गया होगा, बस अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आप आराम से निकाल सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट तुमको याद नहीं करना, कोई भी प्रोडक्ट तुमको याद नहीं करना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जब तुम एल्डिहाइड की रिएक्शन कराओगे अल्कोहल के साथ तो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एसीटल, और जब तुम कीटोन की रिएक्शन कराओगे सर किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पर तुम्हारा बनेगा, क्या बनेगा, साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा एथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, ठीक है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। पानी देख, इसमें भी बाहर निकल गया, पानी इसमें भी बाहर निकल गया, ठीक है। फिर यहाँ पर एक चीज दे रखी है कि जो हम ड्राई HCl ले रहे हैं ना, यहाँ पर अपन HCl क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर अपन HCl गैस क्यों ले रहे हैं सर, ठीक है। तो उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक डाल दिया रोल ऑफ ड्राई HCl, मतलब ड्राई HCl लेने का यहाँ पर क्या काम है, फायदा क्या है उसका। तो यहाँ पर ध्यान से देख, मान लीजिए कीटोन है CH3 CO CH3, ठीक है। अब इसका जो पाई बॉन्ड है ना वो टूट जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, टूट गया, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ पर इस पे अटैक कर देगा कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल बात थी, पर हुआ क्या ना सर, हुआ क्या, ये जो कीटोन में ये जो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये तो प्लस आई वाले ग्रुप हैं, और प्लस आई वाले ग्रुप क्या भेजते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, क्योंकि वो प्लस आई वाले ग्रुप को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन भेजा इस कार्बन पे, इसने भी इलेक्ट्रॉन भेजा इस कार्बन पे, तो इसका जो कार्बन का प्लस चार्ज है वो क्या हो गया, वीक पड़ गया। तो जिसके कारण जो कार्बन ऑक्सीजन की जो पोलैरिटी है वो क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो यहाँ पर अगर ये प्लस चार्ज वीक हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा इस पे भाई, कैसे अटैक करेगा, इस कार्बन का प्लस चार्ज स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, इस कीटोन का रिएक्शन किस करा देते हैं, किसके साथ, HCl गैस के साथ। ताकि होगा क्या, जो ये HCl का H+ है ना, ये किसके साथ अटैक कर देगा, O के साथ अटैक कर देगा, और ऑक्सीजन के साथ अटैक कर देगा। ऑक्सीजन पे पहले माइनस चार्ज था, अब उसमें H लग गया, तो मतलब ऑक्सीजन का जो माइनस चार्ज था, ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा था वो क्या हो गई, कम हो गई अब। तो जिसके कारण अब हमको लगेगा कि कंपेरेटिवली इस कार्बन का जो प्लस चार्ज है वो ज्यादा हो गया, ठीक है। इस चार्ज कार्बन का प्लस चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब कार्बन का प्लस चार्ज ज्यादा हो गया तो यहाँ पर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर सकता है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि जब मैं ऑक्सीजन का टेम्परेरी HCl के साथ रिएक्शन कराता हूं तो H जो पॉजिटिव है HCl का वो ऑक्सीजन के खोपड़ी में लग जाता है, OH बन जाता है। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी वो थोड़ी कम हो जाती है, और जिस कारण जो कंपेरेबल अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन में जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है वो बढ़ जाती है कार्बन की, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो वहां पर अपन न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, करा सकते हैं। और ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो पढ़ रहे हैं। तो वहां पर हमारा मकसद यही है कि जो कार्बन प्रेजेंट है ना कार्बोनिल ग्रुप वाला, उसमें प्लस चार्ज जो लगा वो ज्यादा लगाओ, वो प्लस चार्ज की स्ट्रेंथ क्या हो, ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ हो उसकी, तभी तो न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक कर पाएगा, ठीक है। पर कीटोन के केस में दोनों तरफ से जब CH3 लगे हुए थे तो वहां पर वो जो कार्बन पे प्लस चार्ज था उसको वीक कर दिया उन्होंने, क्योंकि जो प्लस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं ना वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, तो कार्बन का जो प्लस चार्ज था वो कमजोर पड़ जा रहा है, समझ में आ रही बात। तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर HCl गैस लेना मुझे जरूरी पड़ा, ताकि वहां से जो H+ आया ना उसने ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। ताकि कंपेरेटिवली
कार्बन का प्लस चार्ज बढ़ जाए, और कार्बन का प्लस चार्ज अगर बढ़ गया तो न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक कर पाए। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के लास्ट पैराग्राफ में समझा रखा है, जो कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही रोल था यहाँ पर ड्राई HCl गैस लेने का। ठीक है, तो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में टोटल 4 रिएक्शन पढ़ ली। सबसे पहले हमने देखा एडिशन ऑफ HCN, फिर हमने देखा एडिशन ऑफ NaHSO3, फिर हमने देखा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर हमने देखा एडिशन ऑफ एल्कोहल, और अब हम लास्ट रिएक्शन देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ये है अपनी एडिशन ऑफ एमोनिया एंड एमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो एमोनिया मतलब NH3। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पर अपने को NH3 को कैसे लिखना है, ये अपने N लिखा और एक H इधर डाला, एक H इधर डाला और एक H मैंने इधर डाल दिया, ऐसे लिखना है अपने को अमोनिया को। ठीक है, और जब मैं बात करता हूँ अमोनिया डेरिवेटिव की, तो देख N और 2 H तो ऐसे ही रखने हैं, बाकी इस वाले H की जगह में अपने को क्या लगाना है, कोई ग्रुप लगाना है। अब ये ग्रुप तेरा एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, C6H5NH भी हो सकता है, NHCONH2 भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। यहाँ पर एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, यहाँ पर Z लिखा हुआ है, तो Z की जगह में अपन इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं, Z की जगह में अपन इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा एमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, पर हमको लिखना कैसे है ये ध्यान रखना, 2 हाइड्रोजन इधर साइड ही लिखना इसके, 2 हाइड्रोजन इधर साइड ही लिखना इसके। ठीक है, तो ये तुमको पता होना चाहिए। बाकी एक चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन एमोनिया या फिर एमोनिया डेरिवेटिव के साथ कराते हैं ना, तो यहाँ पर तेरे कहीं ना कहीं पानी निकलता है। क्या निकलता है? पानी निकलता है, मतलब -H2O हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अब देख एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। ये क्या है सर, एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है सर, एमोनिया के साथ हो रही है। ठीक है, तो देख एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, उसको देख मैंने किस पोजीशन में लिखा हुआ है, तो तुमको भी ऐसे ही लिखना है। और एमोनिया है, एमोनिया के जो 2 हाइड्रोजन है ना, वो किसकी तरफ होने चाहिए, इस कार्बोनिल ग्रुप की तरफ होने चाहिए, उसकी तरफ फेस करना चाहिए उसको। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, पानी निकालना है। तो ये मैंने निकाल दिया H2O, ये देख H2O मैंने निकाल दिया, तो जो भी दिख रहा है उसको वापस से जोड़ दो, CH3 सिंगल बॉन्ड, इधर क्या H है, डबल बॉन्ड N, और ये लगा दिया H। ये मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, बाकी जो पानी निकला था उसको मैंने इधर लगा दिया। ठीक है, अब इसकी बात करें, ये अपना एल्डिहाइड है, सामने पे क्या लिखा हुआ है सर, सामने पे दे दिया हमको एमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, तो एमोनिया डेरिवेटिव को कैसे लिखना है, हमको पता है कि जो इसके 2 H होंगे ना, उसका फेस किधर होना चाहिए, जिधर एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, -H2O करना है। तो ये मैंने -H2O कर दिया, H2O को मैंने भगा दिया, तो बचा जो भी बचा उसको लिख दो, CH3 C, इधर क्या H है, डबल बॉन्ड N, तो ये लगा दिया मैंने CH3, ये मेरा आंसर आ गया। प्लस जो वाटर निकला था वो मैंने यहाँ लगा दिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करें अपन, ये अपना कीटोन है। ठीक है, कीटोन के सामने मैंने लिख दिया सर एमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, इसके 2 H मैंने इस तरीके से लिखे हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके कार्बोनिल ग्रुप की तरफ उसका फेस हो। ठीक है, ताकि मैं पानी निकाल पाऊं, ये मैंने पानी निकाल दिया सर। ठीक है, अब जो भी दिख रहा है उसको वैसे का वैसे ही लिख दो, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर N सिंगल बॉन्ड, और ये लगा दिया मैंने फिनाइल ग्रुप। कोई दिक्कत है? ये मेरा आंसर आ गया। तो बिल्कुल आसानी से अगर तुम पानी निकाल दोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ पर आसानी से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सी ये रिएक्शन है अपनी। ठीक है, अब यहाँ पर जो Z है ना, तो Z की जगह पर तुम कुछ भी लिख सकते हो जो यहाँ पर दे रखे हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, यहाँ पर मैं इस वाले के साथ एग्जाम्पल करा देता हूँ। इसको बोलते हैं अपन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो मान लो मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है कोई एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O H। अब इसके सामने मैं लिख रहा हूँ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिखा NH, और Z की जगह में मैं क्या लिख दूंगा, ये ग्रुप लगा दूंगा, तो HN, यहाँ पर लगा दिया NO2, और यहाँ पर भी लगा दिया NO2।
ठीक है। तो अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इसका प्रोडक्ट मुझे निकालना है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये क्या लगाया मैंने, ये तो मैंने जेड लगा रखा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, जेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो क्या गया, ये हमारा एमोनिया डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हमको पानी निकालना पड़ता है, पानी मैंने निकाल दिया। यस सर। अब जो भी दिख रहा है उसको जोड़ दो, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, ये लगा दिया मैंने, इधर NO2 और इधर भी NO2। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो ये तुमको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये तुम खुद से प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, अगर तुम जेड की जगह में H रखोगे तो ये तो NH3 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलते हैं अपन इमाइन, ये प्रोडक्ट बनेगा अपना। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा अपना, इसको बोलेंगे अपन इमाइन। अगर तुम जेड की जगह पे R रख दो, मतलब एल्काइल ग्रुप रख दो ना, तो ये तुम्हारा एमाइन ग्रुप लगा दिया, बन जाएगा। ठीक है, और जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा ना, वो बनेगा तुम्हारा सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। ठीक है, बाकी अगर तुम जेड की जगह पे ये वाला ग्रुप लगा दो, इसको बोलेंगे अपन सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलेंगे, सेमी कार्बाजाइड। और जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा पानी निकालने के बाद, वो बनेगा सर सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। तो ये चीजें तुमको ध्यान रखनी है, ये सब पूरी टेबल आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपको मैं अगर ये खुद से प्रैक्टिस करके बताऊं तो उसमें कोई नई बात सीखने को नहीं मिलेगी, आप खुद से भी कर सकते हो। बस जेड की जगह में आपको ये लगाते रहना है, ये लगाते रहना है, आपको अपने आप ही ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे, अपने आप ही प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आपको बस पानी निकालना है। ठीक है, बस इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। अब देख, यहाँ पर मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ एक बार। तो देख, जैसे ये मेरे पास कीटोन है, और कीटोन की रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूँ सर, एमोनिया के साथ करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एमोनिया को अपन कैसे लिखते हैं, तो वो तो अलग तरीका है। ठीक है, पर यहाँ पर जो इसका ओरिजिनल मैकेनिज्म है वो ऐसा है ना, कि यहाँ से एक प्रोटोन निकल गया, एक प्रोटोन निकल गया एमोनिया से, बाकी जो भी बचा उसकी खोपड़ी में माइनस डाल दिया। तो एमोनिया मतलब NH3, अगर H+ निकल गया तो बचा क्या, NH2, तो NH2 की खोपड़ी में मैंने डाल दिया माइनस। ठीक है, अब ये जो कीटोन है ये प्योर है, तो प्योर को अपन कैसे तोड़ते हैं, उस हिसाब से मैंने तोड़ दिया। प्लस को माइनस में डाल दिया, माइनस को प्लस में डाल दिया, मेरा ये बन जाएगा। ठीक है, पर ध्यान दे, यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है ना सर, ये कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये अपना sp3 कार्बन है। और sp3 कार्बन पे कभी भी दो क्या होने चाहिए, दो अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं लगे होने चाहिए। यहाँ पर देख, नाइट्रोजन लगा हुआ है, इधर से ऑक्सीजन लगा हुआ है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन से ज्यादा है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन से ज्यादा है। तो यहाँ पर दो जगह से तेरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अपना अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, डिहाइड्रेशन करना पड़ता है, यानी पानी निकालना पड़ता है। ठीक है, और जब तुम इसमें से पानी निकालोगे H2 और O, तो ये तुम्हारा बन जाएगा क्या, CH3 डबल बॉन्ड NH। ठीक है, जैसे अपन ऊपर सॉल्व करते आ रहे हैं। तो ये तो मैकेनिज्म है। ठीक है, बाकी हमको सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। बाकी एक चीज आपको बताता हूं, यहां देख, जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो हमको पता है कि यहाँ पर पानी भी निकल रहा है। ठीक है, पानी भी अपना आ रहा है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ना, ये हमारी क्या हो जाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। मतलब हम तो चाहते हैं कि प्रोडक्ट बन जाए, पर यहाँ पर होता क्या है, जो प्रोडक्ट बना है ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके वापस से ये रिएक्टेंट बन जाता है, वापस से एल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है। ठीक है, पर हम नहीं चाहते कि वापस से एल्डिहाइड और कीटोन बन जाए, हम चाहते हैं कि रिएक्शन बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलती रहे, हमारा सिर्फ प्रोडक्ट ही बनते रहे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट में वाटर बन रहा है ना, उस वाटर को हटाना पड़ेगा, उस वाटर को हटाना पड़ेगा। और वाटर को अगर हटाना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो दो पॉपुलर डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं वो कौन है, अपने H2SO4 एंड H3PO4। ये क्या होते हैं, हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो ये अपना पानी जो यहाँ प्रोडक्ट में बन रहा है ना, उसको हटा देंगे ताकि हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाती रहे। ठीक है, तो जो मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ वो क्या है, मेरे एसिड है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर NCERT लिखती है द रिएक्शन इज रिवर्सिबल हेंस आर कैटलाइज्ड बाय एसिड। यहाँ पर एसिड की जरूरत है ताकि हम यहाँ पर पानी निकालते रहें। ठीक है सर, बाकी ये जो टेबल है इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, अलग अलग जेड आप लगा के प्रोडक्ट बना देना, और प्रोडक्ट के नाम भी याद कर लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसको मैंने आपको सॉल्व करवा दिया,
इसको बोलते हैं अपन 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन और प्रोडक्ट बनेगा हमारा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, और जो ये प्रोडक्ट बनता है ना, इसका कलर ध्यान रखना, ऑरेंज रेड पीपीटी बनती है, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट इसका बनता है। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, जो 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल टेस्ट है ना, सॉरी 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल जो टेस्ट है ये अपना, ये जो होता है ना, ये टेस्ट होता है कार्बोनिल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का। इससे अपने को पता लग जाता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में। ठीक है, तो इसको अपन यूज करते हैं कार्बोनिल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए, ध्यान रखना इसको। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो ये लास्ट वाला है, अगर जेड की जगह में मैं ये रखूं, इसको बोलते हैं अपन सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, अगर जेड की जगह में मैं ये यूज करूं तो मेरा ये ऐसा बन जाएगा, ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर पानी निकालना है, मेरा आंसर आ जाएगा, उसको मैं बोलूंगा सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, पर यहाँ पर मुद्दे की बात ये है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है ना सर, क्वेश्चन ये है कि तुमने देख यहाँ पर पानी निकाल दिया, ठीक है सर, और तुमने आंसर क्या बना दिया, तुमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो क्या बना दिया तुमने, ये बना दिया, इसको बोलूंगा मैं क्या, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तुमने ये बना तो दिया, पर यहां पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना अगले क्वेश्चन में, वो क्या क्वेश्चन है कि देख यहां पर तो देख नाइट्रोजन यहां पर भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन यहां पर भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन यहां पर भी प्रेजेंट है, इसको मैंने बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3। ठीक है, पर जो यहाँ पर कार्बन में की खोपड़ी में प्लस चार्ज आया ना इस बॉन्ड को टूटने से, यहाँ पर जो प्लस चार्ज आया, तो यहाँ पर तेरा यही वाला नाइट्रोजन क्यों चिपका, यहाँ पर तेरा यही वाला नाइट्रोजन क्यों चिपका, ये भी तो लग सकता था, ये भी तो लग सकता था, क्योंकि इनके पास भी कहीं ना कहीं लोन पेयर है, यानी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो वहां पर भी वो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते थे, तो तुमने इसी वाले नाइट्रोजन को क्यों जोड़ा। ठीक है, इसी वाले नाइट्रोजन को क्यों तुमने अटैच कराया इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देख रीजन ये है, यहाँ पर रीजन ये है ना, क्योंकि देख इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, पर जो ये लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कहीं ना कहीं इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहे हैं भाई, और इस नाइट्रोजन की भी जो लोन पेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो वो उतने अवेलेबल नहीं है। पर इस वाले नाइट्रोजन के जो 1 वाला नाइट्रोजन है, उसके जो लोन पेयर है ना, उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं रेजोनेंस में नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं वो फ्रीली अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा भयंकर है, तो कहीं ना कहीं वही तो अपना कार्बन के साथ अटैक करेगा। समझ में आई बात, इसलिए हमारा यहाँ पर जो नाइट्रोजन वाला 1 वाला नाइट्रोजन है वो हमारा कार्बन के साथ अटैक करता है और हमारा ये सेमी कार्बाजोन बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई डज N1 अटैक ऑन द कार्बोनिल ग्रुप एंड नॉट N2 एंड N3, इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन 2 वाला है और नाइट्रोजन 3 वाले हैं, उसके जो लोन पेयर है, उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहे हैं, वो उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो आखिरी रिएक्शन थी, एडिशन ऑफ एमोनिया एंड एमोनिया डेरिवेटिव्स, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की 5 रिएक्शन हमने पढ़ ली। ठीक है, और सारी रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपको पता लग गया होगा कि अगर आपको प्योर इम्प्योर कंसेप्ट चलाना आता है तो आपकी रिएक्शंस बिल्कुल आसान बन जाएंगी, सोचने का तरीका आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर लेक्चर बहुत बड़ा बन रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं लेक्चर को यहीं पे रोक रहा हूँ, और आगे की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हम यहीं पे रोकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई और जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की 5 रिएक्शन आपको पढ़ाई, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और कोई भी डाउट आपको मन में नहीं होगा। पर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन आपके मन में रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। हिस्ट्री फोकस ऑन विक्ट्री, काम करूं डेली, कहते हैं लोग सुनू सिर्फ मेरी मंजिल ना गहरी, मानू ना हार, ये दिल पत्थर कलम कटार, क्यों दूं मैं गवाह, सच मेरी वाणी में